स्वागत है मिथिक वर्स में, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि जी जाती हैं। पौराणिक कथाओं से लेकर रहस्यमयी लोक कथाओं तक हम आपको सुनाते हैं वो आवाजें जो आपकी कल्पना को नई उड़ान देती हैं। डिस्क्लेमर: यहां प्रस्तुत सभी ऑडियो बुक्स और कहानियां केवल मनोरंजन और शिक्षा के लिए हैं। मूल रचनाओं के अधिकार उनके लेखकों और प्रकाशकों के पास सुरक्षित हैं। हमारा उद्देश्य है कहानियों का जादू आप तक पहुंचाना। इससे पहले कि अर्जुन को पता चले कि उसे क्या हुआ, फर्श पर गैस और आग का विस्फोट हो गया। यह 5वीं बार 8 मई 2020 था, इसीलिए अर्जुन ने अपनी प्लाईमाउथ फ्यूरी को सड़क के बीच में रोक दिया। बेशक कई वाहन चालकों ने जवाब में हॉर्न बजाया और जीनोम को धमकी दी कि अगर वह नहीं हटा तो उसे शारीरिक नुकसान पहुंचाया जाएगा। कुरियर ने उनकी बात अनसुनी कर दी और जो हुआ उस पर विचार करते हुए कोई फैसला लिया। मैं होटल बदल रहा हूं, अर्जुन ने रेनेस को वापस जाते हुए वादा किया। यह शहर बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया कि क्या सराय का आतंकवादी हमलों के विरुद्ध बीमा किया जाता है। जीत के दिन को बदलने के लिए अर्जुन ने पिछली बार की तरह ही सब कुछ दोहराया। वह रेनेस्को के घर पहुंचा, घोल के अंदर आने का इंतजार किया, फिर साइको को पीछे से अपनी प्लाईमाउथ से पटक दिया। हालांकि जैसे ही उसने अपना बेसबॉल बैट उठाने और काम खत्म करने के लिए ट्रंक खोला, कुरियर को अपराध बोध का एहसास हुआ। क्या वह इतने आलस्य के साथ जी सकता था? हड्डियों से भरे एक पुराने थैले को बार बार एक ही तरह से पीटते हुए क्या वह इस पल को थोड़ी और गरिमा और अनोखापन नहीं दे सकता था? हम समय में नयापन लाने के लिए अर्जुन ने अपनी बंदूक उठा ली। वह घोल की ओर बढ़ा और उसके बाएं घुटने में गोली मार दी। इससे पहले कि उसे कुछ समझ आता कि क्या हो रहा है, वह मरा हुआ बदमाश लगभग गिर ही गया, लेकिन किसी तरह काउंटर पर टिका रहा। अरे, क्या तुम ठीक हो? कुरियर ने अपने पसंदीदा टारगेट प्रैक्टिस साथी से पूछा। तुम ठीक नहीं लग रहे हो। तुमने मुझे गोली मारी। साइको आधा हैरान आधा गुस्से से गुर्राया। तुमने मेरे पैर में गोली मारी। क्या आपको अस्पताल जाने की जरूरत है? अर्जुन ने दयालुता से पूछा और बंदूक फिर से लोड की। मैं जा रहा हूं। अर्जुन ने घोल के दूसरे घुटने में गोली मारी, जिससे वह चीखता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। साले! और अब आप करते हैं? कुरियर को लग रहा था कि वे यह काम बार बार करेंगे। घोल को हर जगह गोली मारने के बाद जहां यह मायने रखता था, और यहां तक कि उन जगहों पर भी जहां यह मायने नहीं रखता था, अर्जुन ने पिछले लूप से अलग होने से पहले रेनेस्को और निजी सुरक्षा का भुगतान किया। पिछली बार से सबक सीखकर अर्जुन ने एक और होटल चुना, जहां उसे उम्मीद थी कि उसके कमरे में आग नहीं लगेगी। एक ऐसी जगह जो पर्यटन क्षेत्रों से दूर हो। वह दक्षिण की ओर प्लेबियन जिले की ओर चला गया और उसे पहले से ही नाम का कारण समझ आ गया था। जैसे ही उसने स्ट्रिप और पर्यटन स्थलों को छोड़ा, वास्तुकला बदल गई। कैसीनो और नाइट क्लब गायब हो गए। उनकी जगह संकरी गलियों में एक साथ बनी 3 मंजिला अपार्टमेंट इमारतें आ गईं। छोटे बाजारों और कैफे से खाने की मनमोहक खुशबू आ रही थी। आखिरकार अर्जुन उस अरब जिले में पहुंच गया जिसे उसने बिलबोर्ड विज्ञापनों से पहचाना। ज्यादातर अरबी और तुर्की में लिखे थे, हालांकि बीच बीच में उसे थोड़ी बहुत स्पेनिश भी समझ आ गई। स्थानीय लोग अर्जुन ने जो सुना था उसके आधार पर उसे लिटिल मगरिब कहते थे। वह ट्यूरिन के आराधनालय की एक हूबहू प्रतिकृति के पास से गुजरा। अर्जुन पहले भी वहां गया था, हालांकि विकिरणित शहर से गुजरते हुए सफर में उसे सुरक्षित रहने के लिए एक खतरनाक सूट की जरूरत पड़ी थी, जो एक मस्जिद के बगल में खड़ी थी। दोनों इमारतें थोड़ी जर्जर थीं, जिससे पता चलता है कि डायनामिस और अन्य निगमों को धार्मिक स्थलों के रखरखाव की कितनी कम परवाह थी। हालांकि जिस जगह ने उनका ध्यान खींचा वह दक्षिण में स्थित एक पहाड़ी थी, जो शहर का सबसे ऊंचा प्राकृतिक बिंदु प्रतीत होता था। उसके ऊपर एक विशाल संपत्ति खड़ी थी, जो लगभग वेटिकन के आकार की थी और जिसकी वास्तुकला स्पष्ट रूप से पुरातन कला से प्रेरित थी। इसमें एक विशाल बहुमंजिल वाला रोमन विला फव्वारे, एक निजी पार्क और यहां तक कि ग्रीक पार्थेनन की एक छोटी प्रतिकृति भी शामिल थी। स्पष्ट रूप से जो कोई भी वहां रहता था उसके पास एक विशाल देव परिसर था।
फिर संगमरमर के स्तंभों का इतना जुनून क्यों? विविधता के लिए किसी ने कभी स्तंभ स्तंभ क्यों नहीं बनाए? और अजीब बात यह थी कि उस एस्टेट के आसपास कई किलोमीटर तक कुछ भी नहीं बना था और चोटी तक जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था। पहाड़ी एक मजबूत बाड़ और सुरक्षा बलों से घिरी हुई थी। उत्सुकतावश अर्जुन को अच्छी तरह पता था कि उन हॉलों में कौन रहता है, इसलिए उसने उनसे जितना हो सके दूर रहने का फैसला किया। हां, वहां थे कुछ लोग ऐसे थे जिनके खिलाफ अर्जुन ने अपनी अमृता की परीक्षा लेने की हिम्मत नहीं की, कम से कम अभी तक तो नहीं। खासकर अब जब इतने सालों बाद उसे कृष के बारे में एक सुराग मिल गया था। उसका होटल पिछले वाले से कहीं ज्यादा गंदा था। मालिक ने सुरक्षा कैमरों की जगह दीवारों पर लगे कॉकरोचों को रख दिया था और अर्जुन के बिस्तर से सोनाली की गंध आ रही थी। वो मशरूम ड्रग जो आजकल हर कोई खाता है। किसी ने तो शॉवर में एक लिंग की तस्वीर भी बना दी थी, साथ में एक वेश्या को बुलाने का नंबर भी। अर्जुन ने समझदारी भरा काम किया। उसने जिज्ञासावश फोन किया। हां, एक पुरुष की आवाज ने उत्तर दिया। अर्जुन ने भित्तिचित्र पर नजर डाली, फिर बिना कुछ कहे मन ही मन हंसते हुए फोन काट दिया। कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। अगली सुबह पिछले लूप की तरह अर्जुन ने अंडरवियर में ही विज्ञान का अभ्यास किया। हालांकि इस बार उसने फिस्टी को मजबूत करने पर ज्यादा ध्यान दिया ताकि वह बर्फ की चाल को रोक सके, जिससे घोल ने पिछली मुठभेड़ में उसे जाम कर दिया था। कुरियर एक बूढ़े बोन येलर को पीटते हुए अपने हथियारों का प्रदर्शन कमजोर नहीं होने दे सकता था। उन्होंने स्थानीय खाड़ी में पनडुब्बियों और बाथिस्फेयर के देखे जाने के बारे में डायना नेट पर भी शोध किया, लेकिन कुछ नहीं मिला। उन्हें यह जरूर पता चला कि इस्चिया का पुराना द्वीप, जिसे उन्होंने तट पर गाड़ी चलाते हुए देखा था, नील नदी की बमबारी के बाद से इटली में पाषाण युग में ही एक जहरीला खंडहर बन चुका था। दूसरे इलाकों के उलट निगमों ने कभी इसके जीर्णोद्धार की जहमत नहीं उठाई। सुमित को वो बक्से कहीं भेजने थे और कोई तो वजह रही होगी कि उन्होंने नावों की बजाय जीनियस की बनाई पनडुब्बियां इस्तेमाल कीं। शायद द्वीप पर रसद पहुंचाने के लिए। वह इसे साबित नहीं कर सका, लेकिन अर्जुन को इस बारे में अच्छी भावना थी। खिड़की पर हुई दस्तक ने उसके शोध कार्य को बाधित कर दिया, मानो किसी परिचित पंख वाली नायिका ने उसे देखा हो। अर्जुन ने पिछली बार जैसी ही बातचीत दोहराई, बस 10वीं मंजिल की बजाय 3री मंजिल पर। हालांकि वाइवर्न पिछली बार की तुलना में थोड़ा ज्यादा घबराया हुआ लग रहा था, शायद पहाड़ी इलाके से नजदीकी की वजह से। इसके अलावा अर्जुन ने देखा कि जब वाइवर्न आया तो स्थानीय लोगों ने उसके बेडरूम के नीचे वाली सड़क खाली कर दी थी। उन्हें यहां सतीश कुमार पसंद नहीं थे। तुम कहते हो कि मेटा आज भ्रष्ट निजी सुरक्षा गार्डों की मिली भगत से घोल को तोड़ देगा? वाइवर्न ने भौहें चढ़ाईं। तुम्हें यह कैसे पता? किसी जादूगर से उसकी तरकीबें नहीं पूछी जाती। अर्जुन ने विरोध किया। मैं तो बस इतना कह रहा हूं कि तुम्हें खुद ही उस खौफनाक मरे हुए को बचा लेना चाहिए। मैंने जो सुना है, अगर वे उसे पकड़ भी लें तो भी वह ज्यादा दूर नहीं भागेगा। डॉक्टरों ने कहा है कि उसके शरीर में हड्डियों से ज्यादा गोलियां हैं। वाइवर्न ने थोड़ा रुककर अपने ईयर प्लग पर ध्यान केंद्रित किया। लगता है तुम सही थीं। मेटा, इस समय दिन दहाड़े घोल के परिवहन काफिले पर घात लगाए बैठे हैं। ओह, तो इसीलिए वो पहले जल्दी में निकल गई थी। जाहिर है पिछली बार वो उतनी तेज नहीं थी। शायद इस बार काम चल जाए। इससे पहले कि तुम दुनिया को बचा लो और बाद में मुझे एक मिनी बॉस लड़ाई से बचा लो। अर्जुन ने पहाड़ी और उस पर स्थित संपत्ति की दिशा में इशारा किया। इस खूबसूरत और बिल्कुल भी संदिग्ध रोमन थीम वाले पार्क का नाम क्या है? आधिकारिक तौर पर पहाड़ी पर, अनाधिकारिक तौर पर वाइवर्न ने आह भरी। माउंट वियर। उन्होंने माउंट ओलिम्पस की भी नकल की और उसका नाम बदलकर अपने नाम पर रख दिया। इसका नाम माउंट नार्सिसस होना चाहिए था। अपना ध्यान रखना, वाइवर्न ने अर्जुन को एक बिजनेस कार्ड देने के बाद कहा और फिर बिना कोई आवाज किए उड़ गई। अर्जुन ने उसे तेज गति से गायब होते देखा और सोचा कि क्या इस बार वह बच पाएगी। खैर, उस छोटे से मतभेद के बावजूद उसे चिंता करने की जरूरत नहीं थी। उसे बस वल्कन के फोन का इंतजार करना था और सब कुछ ठीक हो जाएगा। चूंकि वह शिखर क्षेत्र के पास था, इसलिए इसमें कोई शक नहीं
कि वे जल्द ही उससे फिर से संपर्क करेंगे। अब किसी भी क्षण कॉल आ सकती है। अब किसी भी क्षण। काबूम! दूर से आए एक धमाके की आवाज सुनकर अर्जुन चौंक गया। उसने खिड़की खोली। उसने देखा कि धुएं का एक गुब्बार आसमान की ओर उठ रहा था, लगभग उसी दिशा में जहां वाइवर्न उड़ रहा था। छी! वल्कन ने उसे पूरे दिन फोन नहीं किया। परेशान होकर अर्जुन रात में ही बाकुटो कसीनो चला गया, लेकिन जब वह वेशभूषा में पहुंचा तो गार्डों ने उसे अंदर जाने से मना कर दिया। पिछली बार के विपरीत उसके अंदर एबम देखकर उन्होंने उसे धीरे से वहां से चले जाने को कहा, मानो आजकल थर्मोन्यूक्लियर उपकरण ले जाना कोई अपराध हो गया हो। अर्जुन वापस लौटा, लेकिन बिना मास्क के और सादे कपड़ों में। उसने एक स्टाइलिश लाल टाई भी पहन रखी थी। इस बार वह अंदर घुसने में कामयाब रहा, लेकिन गार्ड उसे कोई आम मुवक्किल समझ बैठे। अरे दोस्ताना, नामहीन एक्स्ट्रा! अर्जुन ने एक ताश के क्रूपियर से पूछा, जो कैसीनो रॉयल से आए पेशेवर जुआरियों के एक अच्छे कपड़े पहने समूह के साथ ब्लैक जैक खेल रहा था। मैं जाबाटो को ढूंढ रहा हूं। क्या तुमने उसे देखा है? जना बाटो? क्रूपियर ने भौहें चढ़ाई। नहीं, वह आज रात यहां नहीं है। तो फिर मेरा प्लम्बर दोस्त लुईगी? डीलर ने कंधे उचका दिए। नहीं, मुझे नहीं लगता। क्या बात है? अगर मैं उन्हें देख लूं तो उन्हें कोई संदेश दे सकता हूं। धिक्कार है। फिर भी अर्जुन व्यापारी के कान के पास गया और फुसफुसाया, संतरा मुर्गी घर में है। संतरा मुर्गी घर में है। ये एक कोड है, वो समझ जाएंगे। उनकी जिंदगी इसी पर निर्भर है, इसीलिए गड़बड़ मत करना। डीलर ने गंभीरता से सिर हिलाया और संदेश पहुंचाने का वादा किया। लेकिन फिर भी हे भगवान, जाहिर है कहीं ना कहीं चीजें पटरी से उतर गई थीं। लेकिन इसकी वजह क्या थी? घोल को गोली मारना, होटल बदलना, घोल के भागने के बारे में वाइवर्न को चेतावनी देना। जो भी हो, इसने सुमित को नजरअंदाज कर दिया या उनकी प्राथमिकताएं बदल दी। ठीक उसी समय जब उसे आखिरकार कृष के बारे में एक सुराग मिला। अर्जुन किसी भी स्थिति से निपटने के लिए घंटों कैसीनो में खेलता रहा। हर खेल के नतीजे जानने के कारण उसने रूलेट और कोलोसियम में दांव लगाकर अच्छी खासी रकम जमा कर ली। हालांकि वह इस बात का पूरा ध्यान रखता था कि कहीं वह अपने हाथ से ज्यादा न खेल बैठे। जीवन भर की धोखाधड़ी के अनुभव के कारण कुरियर ने एक पेशेवर जुआरी जैसा दिखने की कला में महारत हासिल कर ली थी। जरूरत पड़ने पर पैसे का त्याग करना, दूसरे खिलाड़ियों के साथ अति जटिल प्रायिकता सिद्धांतों पर चर्चा करना और नतीजों का इंतजार करते हुए घबराहट का नाटक करना। वह पोकर और ब्लैकजैक भी पूरी ईमानदारी से खेलता था, यहां तक कि अपने प्रतिद्वंद्वियों के हाथ देखने के लिए भी समय नहीं निकालता था। अंततः दृष्टा विरोधी तरीकों के खिलाफ मुख्य बचाव साधारणता ही थी। दृष्टा दुर्लभ और आमतौर पर प्रत्यक्ष होते थे, हमेशा बड़ी जीत की कोशिश में रहते थे, जबकि कुशल जुआरी और प्रतिभाशाली शौकिया जुआरियों की भरमार थी। अर्जुन को बस पहरेदारों को यह विश्वास दिलाना था कि वह दूसरे समूह से संबंधित है, जिससे वह बड़ी लेकिन विश्वसनीय रकम जीतता था, और यह काम कर गया। अर्जुन को आमतौर पर यह करतब पसंद आते थे, लेकिन उसका दिल इनमें नहीं लगता था। इसके बजाय वह खुद से सवाल पूछता रहता था, क्या उसे बिना बुलाए भी बंदरगाह पर सप्लाई रन पर जाना चाहिए? इससे वह सीधे शिखर पथ पर वापस आ सकता था, लेकिन अर्जुन को यकीन नहीं था कि अब ऐसा हो भी पाएगा या नहीं। और आखिरी चक्कर में उसे किसने मारा? मेटा तो साफ तौर पर संदिग्ध था, लेकिन यह कोई असंबंधित हत्या भी हो सकती है। चूंकि कुरियर ने वाइवर्न को मना करने के बाद सुमित की नौकरी ले ली थी, इसलिए हो सकता है कि डायनामिस ने उसे मारने का आदेश दे दिया हो। नहीं, सबसे आसान उपाय यह था कि सुमित मिशन प्राप्त करने के बाद पुनः लौट किया जाए और विचलित हुआ जाए, लेकिन अर्जुन को पहले मरना आवश्यक था। कार्य दुर्घटना, यह तो पहले से ही बहुत आम बात है। ट्रैफिक ने उसे लगभग उतनी ही बार मारा है जितनी बार दुश्मन जीनोम ने। सिर में गोली? पिछली बार जब अर्जुन ने कोशिश की थी तो 6 महीने बाद उसकी आंख खुली और डॉक्टर अपनी चमत्कारी सर्जरी पर खुद को बधाई दे रहे थे। रेल की पटरियां? अनोखा, आजकल हर कोई ऐसा करता है। रोमन आत्महत्या? विषयगत और उत्कृष्ट, लेकिन उसे तलवार या हेमलॉक ढूंढना होगा। शानदार खेल। अर्जुन ने अपनी मेज के बाईं ओर देखा और देखा कि एक खूबसूरत महिला उसके ठीक बगल में बैठी थी।
वह लंबे काले बालों, गहरे लाल रंग के गाउन और दाहिने गाल पर एक खूबसूरत निशान वाली एक खूबसूरत महिला थी। वह शराब से भरे गिलास से खेल रही थी। जाहिर है अर्जुन का ध्यान खींचने की कोशिश कर रही थी। मैंने तुम्हें यहां पहली बार देखा है। अजीब बात थी कि जब अर्जुन ने पैसा कमाना शुरू किया तो हर कोई उसका दोस्त बनना चाहता था। क्या यह उसका आकर्षक व्यक्तित्व था? माफ करना, मैं कुछ और सोच रहा हूं। पैसे का एक बड़ा ढेर इकट्ठा करने से अधिक महत्वपूर्ण क्या हो सकता है? उसने अपने गिलास के साथ छेड़खानी करते हुए पूछा। मैं आत्महत्या का ऐसा तरीका ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं जो पहले कभी ना अपनाया गया हो, कुछ अनोखा और अनोखा। इस सवाल ने उसे चौंका दिया, लेकिन महिला ने इस पर विचार किया। माउंट वेसुवियस में कूदना, उसने प्रस्ताव रखा। अर्जुन कसम खा सकता था कि उसने पहले भी ऐसी ही बातचीत का अनुभव किया होगा। पहले ही हो चुका है, हालांकि वेसुवियस के बजाय एटना के साथ। मुझे नहीं पता था, उसने कॉकटेल की चुस्की लेते हुए जवाब दिया। क्या तुम आत्महत्या करना चाहते हो या यह सिर्फ सैद्धांतिक बात है? बातचीत से ऊबकर और आत्महत्या का कोई ऐसा तरीका न ढूंढ पाने पर जो उसने पहले न आजमाया हो, अर्जुन ने वेटर की तरफ हाथ उठाया। क्या मुझे बिजली का पंखा मिल सकता है? एक प्रशंसक सर, वेटर ने उलझन में पूछा। अर्जुन ने उसे 300 यूरो टिप देकर जवाब दिया। 1 मिनट बाद उसे अपना पंखा मिल गया। जहां उसने अपनी जीत का ज्यादातर हिस्सा अपने लिए ले लिया, वहीं जीनोम ने हजारों यूरो के नोटों का ढेर लगा दिया और कसीनो के बीचों बीच जाने का इरादा किया। उसके बगल में बैठी महिला ने शायद अंदाजा लगा लिया था कि उसके मन में क्या चल रहा है, अगर उसकी आंखों में पहचान की चमक किसी तरह का संकेत दे रही थी। अर्जुन ने पंखा चालू कर दिया, जिससे यूरो के नोट पूरे कसीनो में उड़ने लगे। सबसे तेज! वह जितनी जोर से हो सकता था चिल्लाया। सबकी आंखों में लालच की चमक थी। जब जीनोम बाकुटो से बाहर निकला तो सभी स्थानीय लोग बिलों को लेकर झगड़ रहे थे, जिसमें एक महिला भी शामिल थी। यहां तक कि बाउंसर और कर्मचारी भी मुट्ठी भर बिल छीनने की कोशिश कर रहे थे। अपने द्वारा शुरू की गई अफरा तफरी को नजरअंदाज करते हुए अर्जुन ने वाइवर्न के बिजनेस कार्ड और उसके पीछे लगे डायनामिस लोगों पर नजर डाली। क्या उसे उन्हें देखना चाहिए? नहीं। कृष्ण ही उसकी प्राथमिकता थी, उसकी एकमात्र प्राथमिकता। वह इन लंबे सालों के अकेलेपन से थक चुका था और उसे किसी भी कीमत पर पाना चाहता था। सुमित ने उसे पहले ही संकेत दे दिए थे। अर्जुन जानता था कि लोग उसकी जीनियस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं और रस्ट टाउन में लोग ऐसे उपकरणों का व्यापार करते हैं। अगर इस चक्कर के लिए सुमित पथ उसके लिए बंद था, तो उसे यह पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए कि बाथिस्फेयर कहां से प्राप्त हुए होंगे। अगर जीनियस के सामानों का कोई काला बाजार था, तो उसे उसकी जांच करनी चाहिए। वह इसके बाद कभी भी खुद को मार सकता है। जब स्थानीय लोगों ने कहा कि रस्ट टाउन को दीवार से घेर दिया गया है, तो वे मजाक नहीं कर रहे थे। जैसे जैसे वह उत्तर की ओर बढ़ रहा था, अर्जुन को नए रोम के बाकी हिस्सों से झिले को अलग करने वाली किलेबंदी दिखाई देने लगी। ये दीवारें नहीं, बल्कि ऊंचे स्टील के सिलेंडर तार की बाड़ लगे हुए कैमरे और निगरानी प्रणालियों का मिश्रण थीं। प्रहरी दुर्गों पर तैनात प्रशिक्षित जीनोम हवा के हेरफेर से प्रदूषण के बादलों को पर्यटन क्षेत्रों से दूर रस्ट टाउन की ओर धकेल रहे थे, ताकि अमीर लोग निम्न वर्ग के लोगों जैसी हवा में सांस न ले सकें। चूंकि वे सभी हवा के प्रवाह उत्पन्न करते प्रतीत होते थे, इसलिए अर्जुन ने अनुमान लगाया कि उन्होंने टेम्पेस्ट नाम से बेचे जाने वाले नकली अमृत का इस्तेमाल किया होगा, जिससे उपयोगकर्ता को मामूली वायुगतिकी एरोकिनेसिस मिलती थी। जब वह प्रवेश द्वार की तलाश में किले के चारों ओर घूम रहा था, तो जीनोम ने समाचार सुनने के लिए डायनामिस रेडियो चालू कर दिया। हमें पुष्टि मिली है कि कल लिटिल मागरेब में हुआ विस्फोट हमारे प्रिय रक्षक वाइवर्न और वल्कन नामक अपराधी जीनोम के बीच एक छोटे से द्वंद्व का परिणाम था। अर्जुन ने तुरंत आवाज बढ़ा दी। वल्कन, जिसे पहले अर्बन गुरिल्ला के नाम से जाना जाता था, सुमित नामक आपराधिक गिरोह में शामिल होने से पहले कुछ समय के लिए वाइवर्न का सहायक रहा था। रिपोर्टों से पता चलता है कि भारी नुकसान पहुंचाने के बाद वल्कन को भागने पर मजबूर होना पड़ा। ओह, तो इसीलिए वल्कन ने इस बार उससे संपर्क नहीं किया। लिटिल मागरेब शायद सुमित के ठिकाने के पास ही था और उसने
या उसने? अर्जुन को याद नहीं। मौका मिलते ही वाइवर्न पर घात लगाने का फैसला किया। शायद उन्हें गहरी चोटें आईं और उसके बाद अर्जुन उनके रडार से गायब हो गया। क्या कुरियर को फिर से होटल बदलना पड़ेगा? नहीं, बेहतर होगा कि पहले होटल में ही रुकें जब तक वाइवर्न उससे संपर्क न कर ले, और फिर हत्या की कोशिश से बचने के लिए जगह बदल लें जिससे पिछली बार हुआ था। रेडियो ने आगे कहा, घोल के नाम से जाना जाने वाला साइको क्रायोकाइनेटिक ने कल सुबह निजी सुरक्षा द्वारा नियंत्रण से भागने का प्रयास किया, लेकिन सतीश कुमार ने उसे तुरंत पकड़ लिया। सुपर हीरो टीम के प्रबंधक कुलदीप राव ने कहा कि जब तक डायनामिस मजबूत रहेगा तब तक सरदार और पागल लोग न्यू रोम में पैर नहीं जमा पाएंगे। कम से कम वाइवर्न को चेतावनी देने से तो फर्क पड़ा। शायद उसने निजी सुरक्षा के बारे में उसकी सूचना अपनी टीम को दे दी होगी, जिसने समय रहते हस्तक्षेप किया। फिर गॉल के लिए अपने पैरों के बिना भागना कठिन रहा होगा। अर्जुन आखिरकार एक सीमा चौकी पर पहुंच गया जहां 3 निजी सुरक्षा गार्ड तैनात थे। सभी के पास दंगारोधी उपकरण और लेजर राइफलें थीं। उनके मुखिया ने अर्जुन को रुकने का इशारा किया और जीनोम ने निर्दोष दिखने की पूरी कोशिश की। मास्क और पूर्णतः शाही पोशाक के साथ यह काफी कठिन था, लेकिन यह रवैया ही था जो मायने रखता था। रुको, गार्ड ने कहा, बिना उचित अनुमति या वर्क परमिट के प्रवेश वर्जित है। मैं तो बस घूमने आया हूं, अर्जुन ने कहा। मैंने सुना है कि वहां एक चिड़ियाघर है। यह एक चिड़ियाघर है, गार्ड बड़बड़ाया। देखो नागरिक, यह सभ्यता की सीमा है। इसके पार अदम्य शहरी जंगल है और हम ही नए रोम और उसे तहस नहस करने वाले बर्बर लोगों के बीच खड़े हैं। खैर, जब मैं तुम्हें देखता हूं तो मुझे सभ्यता का डर लगता है। तुम्हें ऐसा करना चाहिए, उस आदमी ने व्यंग्यात्मक लहजे में जवाब दिया। तो अगर तुम्हें उचित अनुमति के साथ गुजरना है तो तुम्हें हमारे समुदाय की आपसी सुरक्षा में योगदान देना होगा। जरूर, अर्जुन ने जवाब दिया। तुम मेरी गाड़ी में ड्रग्स, हथियार या कोई भी संदिग्ध चीज तो नहीं ढूंढोगे? कसम से, मैं तो पैदा होते ही साफ सुथरा हूं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप समुदाय में कितना योगदान देते हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि सुमित और मेटा इतनी आसानी से अंदर बाहर आ जा सकते थे। चूंकि गार्ड अपना भ्रष्टाचार छिपाने की कोशिश भी नहीं कर रहे थे, इसलिए शायद उनके औचक निरीक्षण बहुत कम हुए होंगे। जैसे ही वह चेक पॉइंट से गुजरा, अर्जुन को समझ आ गया कि वे इसे रस्ट टाउन क्यों कहते हैं। सबसे पहले हवा की गुणवत्ता में भारी गिरावट आई, बंदरगाह से भी बदतर। जंग और रसायनों की गंध इतनी व्यापक थी, कुरियर को आश्चर्य हुआ कि क्या किसी ने खुले में जहरीला कचरा फेंक दिया है। अर्जुन को अपनी कार की खिड़कियां ऊपर उठानी पड़ीं और अपने मास्क के एयर फिल्टर को सक्रिय करना पड़ा ताकि इसे सहन किया जा सके। लगभग हर घर और 3 मंजिला अपार्टमेंट की इमारतें जीर्ण शीर्ण अवस्था में थीं। खिड़कियां टूटी हुई थीं। सिंडर ब्लॉक की दीवारें भित्ति चित्रों से ढकी हुई थीं, कुछ तो ढह भी रही थीं। आस पड़ोस में घुटन का माहौल था। संकरी गलियों की भूल भुलैया जैसी थीं, जिनमें उनकी कार चलना लगभग नामुमकिन था। दिन के उजाले के बावजूद अग्निशमन द्वार छाया में थे। स्ट्रीट लाइटें ठीक से काम नहीं कर रही थीं और धुंध की एक मोटी परत ने दुनिया को पीले रंग से रंग दिया था। धातु का हर टुकड़ा जंग खा रहा था, शायद प्रदूषण के कारण। अर्जुन, जिसने यह सब देखा था, स्थानीय लोगों की जीवन स्थिति देखकर स्तब्ध रह गया। अवैध कब्जे वालों ने सब कुछ हथिया लिया था। डीलर खुलेआम सोनाली बेच रहे थे बेघर लोगों के लिए, और जब अर्जुन उन्हें देखता तो स्थानीय लोग उसकी नजरों से बचते थे। सभी ने स्कार्फ चेहरे पर, मास्क या गैस से बचाव के दूसरे उपाय पहने हुए थे, यहां तक कि बच्चों ने भी। एक जगह ड्राइवर एक लाश के पास से गुजरा जो सीवर के ओवरफ्लो होने के कारण कीचड़ भरे पानी में सड़ रही थी। पास ही कूड़े के ढेर के पास जंगली कुत्तों का एक झुंड इंतजार कर रहा था, शायद अर्जुन के खाने के लिए जाने का इंतजार कर रहा था। अर्जुन ने हर चीज पर मजाक किया था, लेकिन आज वह हास्य के लिए ऊर्जा नहीं जुटा सका। एक डीलर को देखकर जिसने अपनी नजरें नहीं हटाईं, उसने अपनी खिड़की नीचे करके पूछा कि जीनियस द्वारा बनाई गई तकनीक कहां मिलेगी। स्थानीय डीलर ने पॉलिश शॉप नाम की एक जगह का रास्ता बताया। हालांकि उससे पहले उसने अर्जुन को 1 ग्राम सोनाली बहुत ज्यादा दाम में बेचने की कोशिश की। ऐसा लग रहा था कि जब से मेटा ने स्थानीय डीलरों के सप्लायरों पर हमला करना शुरू किया है,
तब से कीमतें बढ़ गई हैं। अर्जुन को पॉलिशर शॉप ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं हुई, मुख्यतः इसलिए क्योंकि उसके प्रतिष्ठान के साइनबोर्ड पर भड़कीली नियॉन लाइटें लगी थीं। हालांकि वह अपने प्रतिष्ठान के लिए कोई चौड़ी बंद गली भी चुन सकता था। जीनोम ने अपनी कार दरवाजे के सामने खड़ी की, किसी भी स्थिति के लिए अपनी कॉइल गन उठाई और फिर अंदर चला गया। यहां जॉनी है, अर्जुन चिल्लाया। बिना खटखटाए दरवाजा खोल दिया। दुकान को अधिक उपयुक्त रूप से एक अव्यवस्थित गैराज के रूप में वर्णित किया जा सकता है, जिसमें जमा हुए कबाड़ से बनी अलमारियां थीं। यह औजारों का एक वास्तविक और खराब हवादार जंगल था। छत से कारों के कटे हुए हिस्से लटके हुए थे और बल्ब यथासंभव कम रोशनी प्रदान कर रहे थे। काउंटर के पीछे खड़ा आदमी 40 साल का एक दुबला पतला गंजा छोटा सा आदमी था, आधा फ्रांसीसी आधा ब्रिटिश। अर्जुन इन अजीबोगरीब जीवों को देखते ही पहचान सकता था। उसके अविस्मरणीय प्रवेश के जवाब में दुकानदार ने तुरंत अपने ग्राहक पर रॉकेट लॉन्चर तान दिया था। शायद डिजाइन से जीनियस तकनीक चुरा ली थी। तुम? पॉली की आंखों में उसके चश्मे के पीछे पहचान की एक चमक सी उभरी। तुम हो? हां, मैं। अर्जुन बहुत खुश था। वो इतना मशहूर हो गया था कि लोग उसे देखते ही पहचान लेते थे। क्या तुम मेरे प्रशंसकों में से एक हो? मुझे पता था कि मेरे भी कुछ प्रशंसक हैं। पंखा? दुकानदार का गला रुंध गया और उसने रॉय के चेहरे पर हथियार तान दिया। पागल, तुमने ओट्रांटो में मेरी पुरानी वर्कशॉप बर्बाद कर दी। मैंने ऐसा किया? अर्जुन ने उलझन में पूछा। कब? 2 साल पहले तुमने इस पर एक हवाई जहाज क्रैश करवाया था और फिर तुमने मुझे एक चिट्ठी दी। पॉली ने झुंझलाकर कहा, तुम्हें मेरा पत्र पहुंचाने के लिए रखा गया था और तुमने कहा था कि तुम एक अविस्मरणीय प्रवेश करना चाहते हो। खैर, ऐसा लग रहा था कि वह ऐसा ही करेगा। अर्जुन ने उस आदमी को ध्यान से देखा और वह थोड़ा बहुत जाना पहचाना सा लगा, लेकिन नहीं, कुछ नहीं। शायद। रॉय ने अपने कंधे उचका दिए। तुम्हें याद नहीं है? पॉली ने आश्चर्य से पूछा। अच्छा, तुमने तो इसे मुझसे भी ज्यादा व्यक्तिगत रूप से ले लिया। जब उसे एहसास हुआ कि बेचारा शायद उसकी वजह से इस कूड़ेदान में रहने को मजबूर है, तो अर्जुन को अपने मजाक पर तुरंत पछतावा हुआ। माफ करना, शायद मैं तुम्हारी इस परेशानी का बदला चुका सकूं। दुकानदार गुस्से से दांत पीसता रहा। जाहिर है उसे अर्जुन के पैसे नहीं चाहिए थे। दफा हो जाओ मेरी दुकान से, इससे पहले कि मैं गोली चला दूं। तुम्हें पता है कि मैं समय रोक सकता हूं, है ना? यह एक फेस हागर मिसाइल है, उस आदमी ने जवाब दिया। एक बार लॉक हो जाने पर नैनो मिसाइल तब तक लक्ष्य का पीछा करती रहती है जब तक वह मर न जाए। व्यापारिक रिश्ते शुरू करने का क्या ही तरीका है। आमतौर पर कुरियर वाला इशारा समझ जाता और दुकानदार को अकेला छोड़ देता, लेकिन उसे एक काम पूरा करना था। एक हाथ में कुंडल वाली बंदूक नीचे के अर्जुन अपने कोट में ढूंढ रहा था, पॉली के हथियार को नजरअंदाज करते हुए। वह आलीशान खिलौना बाहर लाया। इस सफेद खूबसूरत खरगोश जैसे आलीशान खिलौने को देखते ही पॉली के चेहरे के सारे रंग उड़ गए। तुम्हें पता है ये क्या है? अर्जुन ने दुकानदार पर अपना सबसे बड़ा हथियार चलाते हुए कहा। अगर तुमने अपना हथियार नीचे नहीं किया तो मैं बटन दबा दूंगा। हम एक बंद स्थान में हैं और आप इसे नियंत्रित नहीं कर सकते। तुम भी नहीं कर सकते। अर्जुन ने अपना अंगूठा उठाया और अपने WMD के पीछे लगे स्विच को चालू करने की तैयारी करने लगा। मैं करूंगा। ऐसा मत करो, पॉली ने अपने हथियार का ट्रिगर खींचने की धमकी दी। मैं यह करूंगा। कमरे में दबाव बढ़ता गया। पॉली कांपता रहा और उसकी घबराहट जवाब दे गई। भाड़ में जाओ, उसने अपना हथियार काउंटर पर गिराते हुए कहा। तुम एक आलीशान खिलौने के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? सबसे प्यारी चीज, और तुमने उसे में बदल दिया। उस समय तो यह एक अच्छा विचार लग रहा था, रॉय ने तर्क दिया और सबकी सुरक्षा के लिए प्लशी को वापस अपने कोट में रख लिया। मैं घर पर बनी जीनियस तकनीक ढूंढ रहा हूं। आह, मैं कुछ नहीं कर सकता। पॉली हंसा। अर्जुन के लिए जितना हो सके उतना बेकार बनकर खुश। इससे बुरा पल तो हो ही नहीं सकता था। कबाड़ खाना बंद है, कोई कुछ नहीं बेचता। मैं खरीदने की सोच नहीं रहा। अर्जुन ने निराशा से प्रतिष्ठान की ओर देखते हुए जवाब दिया। पॉली के पास जो हथियार था
वह भी घटिया था और गोली चलते ही टूटने को तैयार था। मैं एक बहुत ही खास तकनीक ढूंढ रहा हूं। बाथिस्फेयर का इस्तेमाल पानी में सप्लाई चलाने के लिए किया जाता है। लाल रंग स्टीमपंक प्रभाव। क्रिश की तकनीक पसंद है? पॉली चौंक कर पीछे हट गया क्योंकि अर्जुन ने पलक झपकते ही काउंटर और अपने बीच की दूरी कम कर दी। पॉली पॉली पॉली, जीनोम ने धीरे से कहा, क्या तुम मेरे दोस्त बनना चाहोगे? नहीं, दुकानदार ने स्पष्ट उत्तर दिया। तो फिर मुझे सब कुछ बताओ। दुकानदार ने घृणा से आह भरी। काले बाल, नीली आंखें, थोड़ा पागल। इसे मार्क्सवाद लेनिनवाद कहते हैं। लेकिन हां, अर्जुन ने और अधिक उत्साहित होकर उत्तर दिया, तो यह वही लड़की है 6 महीने पहले रस्ट टाउन आई थी और खुद को अंडर डाइवर कहती थी। अर्जुन ने यह उपनाम कभी नहीं सुना था। उसे निराशा हुई कि रॉय और अंडर डाइवर एक हास्य जोड़ी के रूप में अच्छे नहीं लग रहे थे। शायद क्यू एंड यू, अंडर सेवर्स, डायनेमिस या वीर के बिना व्यापार करने की कोशिश कर रहे जीनियस में से एक। समझे मैं क्या कहना चाहता हूं? यहां उसके जैसे जीनोम्स के लिए एक बड़ा काला बाजार हुआ करता था, जिनके पास आत्मनिर्भर होने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं हैं, लेकिन वे बड़े समूहों से स्वतंत्र रहना चाहते हैं। अर्जुन ने सिर हिलाया, चुपचाप और पूरी तरह दुकानदार पर ध्यान केंद्रित किया। इस उत्साहपूर्ण ध्यान ने पॉली को परेशान कर दिया, लेकिन इससे उसे और तेजी से बोलने का प्रोत्साहन मिला। खैर, उसने इकट्ठा किए हुए सामान से अपने लिए एक कवच बना ही लिया था। वह पुराने जमाने के जिम डाइविंग सूट जैसा दिखता था। वह मुझसे उसके रख रखाव के लिए पुर्जे मांगती रहती थी, इसलिए हम अक्सर मिलते रहते थे। क्या इसमें मिनीगन थी? अर्जुन ने पूछा। पॉली ने अजीब सा मुंह बनाया। तुम्हें यह कैसे पता? क्योंकि वह उसे अच्छी तरह जानता था। कृपया जारी रखें। खैर, उसने गुजारा चलाने के लिए अपने कुछ आविष्कार सुमित को बेच दिए। तुम्हें तो पता ही होगा कि वो कितनी जुनूनी थी। अर्जुन ने जानबूझकर सिर हिलाया। आखिरकार उसने डायनामिस के एक रासायनिक संयंत्र पर हमला कर दिया ताकि वहां काम करने की परिस्थितियों का विरोध कर सके। वो तो बिल्कुल क्रिश था। हमेशा न्याय की उस अजीब, लगभग प्यारी सी भावना, कमजोरों की रक्षा की जुनूनी इच्छा और निजी स्वामित्व से नफरत के साथ। और फिर क्या हुआ? क्या हुआ? अंदाजा लगाओ क्या हुआ? प्राइवेट सिक्योरिटी ने उसकी वर्कशॉप पर हमला कर दिया और उसे पकड़ लिया। मैंने अफवाहें सुनी थीं कि सुमित ने उसे छुड़ाया है, लेकिन उसके बाद उसका कोई सुराग नहीं मिला। वह गायब हो गई। इससे यह पुष्टि हुई कि सुमित ही क्रिश तक पहुंचने का एकमात्र सच्चा रास्ता है और उसे ही प्राथमिकता दी जानी चाहिए। हालांकि निजी सुरक्षा द्वारा उसे पकड़ लिए जाने का अर्थ है कि उनके पास संभवतः उसकी कोई फाइल होगी। फिर भी यह और भी ज्यादा जानकारी थी जो उसने तब से हमेशा से सीखी थी। अर्जुन अच्छे मूड में था, एक असाधारण मूड। इस जानकारी के लिए पॉली, उसने मन ही मन तय किया, मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगा। मेरी एक इच्छा पूरी करो? दुकानदार ने तिरस्कार से भौहें चढ़ाईं। तुम्हें लगता है कि तुम रॉबिन विलियम्स हो? आखिरकार इस बदचलन शहर में एक सभ्य आदमी। बिल्कुल नहीं, मैं सिर्फ एक ही इच्छा पूरी कर सकता हूं, 3 नहीं। पॉली ने उसे टालने की तैयारी की, फिर एक छोटा सा विराम लिया। उसके मन में एक विचार आया। तुम मजाक तो नहीं कर रहे? तुम सच में कह रहे हो? जो भी हो, मैं उसे पूरा करूंगा, चाहे कितनी भी कोशिशें क्यों न की जाए। रॉय हमेशा अपने वचन का सम्मान करते थे। मुझे क्या नुकसान है, कोई और कुछ नहीं करेगा। पॉली ने काउंटर पर हाथ रखकर उंगलियां मिला लीं। तुम्हें पता है, हाल ही में रस्ट टाउन में एक साइको गैंग आया है, मेटा गैंग। आप चाहते हैं कि मैं उन्हें टार्नेटिनो कर दूं? उसने पुष्टि में सिर हिलाया। उन्होंने कुछ दिन पहले कबाड़ खाने पर कब्जा कर लिया है, जहां ज्यादातर लेन देन होते हैं, और फिर हालात बदतर हो गए। हर दिन हालात बदतर होते जा रहे हैं। जीनोम वे उन्हें मारकर उनका खून चूस लेते हैं। नॉर्मीज वे सीधे सड़क से अगवा कर लेते हैं। मुझे नहीं पता साइको उनके साथ क्या करते हैं, लेकिन आप उन्हें फिर कभी नहीं देखते। पॉली ने अपने दांत भींच लिए। यहां तक कि बच्चे भी लापता हो गए हैं। अर्जुन की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई और उसका दिल कठोर हो गया। जैसा उसने झांभाटों को बताया था, बच्चे उसके लिए पवित्र थे, खासकर इसलिए कि वह उनके साथ बड़ों से ज्यादा घुल मिल जाता था
और उसका बचपन भी बहुत बुरा बीता था। क्या प्राइवेट सिक्योरिटी को पता है? वे जानते हैं, उन्हें बस परवाह नहीं है। निजी सुरक्षा बल सिर्फ बिजली संयंत्र या जल शोधन केंद्र जैसे प्रमुख ढांचों की सुरक्षा करते हैं, और मुझे मानना पड़ेगा कि वे पूरे जोश से ऐसा करते हैं। बाकी तो बस सीमा रक्षक हैं, जिन्हें दीवारों के भीतर क्या हो रहा है इसकी जरा भी परवाह नहीं। पॉली ने घृणा से व्यंग्य किया। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर कुछ बेघर नशेड़ी और नीच लोग गायब हो जाएं। पागल लोग उन पर एहसान कर रहे हैं, उनके चकाचौंध भरे शहर का कचरा साफ कर रहे हैं। वाइवर्न और सतीश कुमार के बारे में क्या? वाइवर्न कभी कभी अकेली मेटा से लड़ पड़ती है, पॉली ने स्वीकार किया, लेकिन उसे ही परवाह है, और वह हर जगह नहीं हो सकती। जब तक मेटा बहुत सारे मजदूरों को नहीं मार देती, पर्यटकों पर हमला नहीं कर देती या एलिक्सिर की खेप नहीं चुरा लेती, तब तक डायनामिस एक उंगली भी नहीं उठाएगा। रुको! अर्जुन ने उसे बीच में ही टोका। मेटा कई दिनों से यहां है और उन्होंने डायनामिस के एलिक्सिर शिपमेंट या जीनोम पर हमला नहीं किया है। पॉली ने अपना सिर हिलाया। यह अजीब है, जीनोम ने बताया। मनोरोगी ऐसा नहीं करते। वे अक्सर अपनी लत पूरी करने के लिए नकली अमृत पाने की कोशिश में खुद को बर्बाद कर लेते हैं। स्थानीय लोगों के साथ मामला बिगड़ जाता है और फिर वे उत्पात मचाने लगते हैं। यह हमेशा एक ही पैटर्न होता है। उसे पता होना चाहिए कि वह एक के साथ रह चुका है, और फिर भी ये पागल लोग अपने ही लोगों के मानकों से बहुत संयमित थे। जरा सोचिए, उसने जो सुना था उसके अनुसार मेटा ने डायनामिस के बुनियादी ढांचों पर बिल्कुल भी हमला नहीं किया था। उन्होंने तो बस रस्ट टाउन से सुमिट को खदेड़ने की कोशिश की थी। वजह का अंदाजा लगाना आसान था। डायनामिस को उस इलाके की जरा भी परवाह नहीं थी, जब तक कि उसकी इमारतों या एजेंटों पर हमला ना हो। अगर नजरअंदाज किया जाता तो वे एक उंगली भी नहीं उठाते। अर्जुन ने सोचा था कि मेटा गैंग न्यू रोम में अपनी लत को और बढ़ाने आया है, लेकिन साफ था कि कुछ और ही चल रहा था। पॉली के लिए दुर्भाग्य से क्रिश ही फिलहाल अर्जुन की एकमात्र प्राथमिकता थी, लेकिन वह अपनी बात का सम्मान करेगा, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। मैं अपनी परफेक्ट रन में तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा, जीनोम ने वादा किया। मैं कसम खाता हूं। आपकी परफेक्ट दौड़? आप जॉगिंग कर रहे हैं? यह एक आदर्श अंत है, अर्जुन ने समझाया। यह एक ऐसी अवधारणा थी जो उसने अपनी अंतहीन यात्रा के दौरान विकसित की थी। अगर वह अपने लूप्स के जरिए किसी खास जगह और वहां के निवासियों के बारे में हर संभव जानकारी इकट्ठा कर ले, तो वह एक बेहतरीन स्थिति बना सकता था। फिर वह अपने आखिरी लूप को घटनाओं की एक आदर्श श्रृंखला बनाने में लगा देता, जिससे उसके मानकों के हिसाब से सबसे बेहतरीन परिणाम की गारंटी मिलती। तभी और केवल तभी अर्जुन एक नया सेव पॉइंट बनाएगा और आगे बढ़ेगा। कबाड़ खाने तक पहुंचने के लिए उसके निवासी से कहां जाना है, यह जानने के बाद अर्जुन पॉली की दुकान के दरवाजे से बाहर निकला और सीधे मेटा के घोंसले में जाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन तभी एक कीड़ा उनकी प्लाईमाउथ पर आकर गिरा और उसे कुचल दिया। अर्जुन स्तब्ध रह गया जब एक विशाल 3 मीटर लंबा राक्षस उसकी कार पर टूट पड़ा, छत को कुचल दिया, खिड़की को तोड़ दिया और इंजन को चकनाचूर कर दिया। वह जीव इंसान और मच्छर के मिले जुले मिश्रण जैसा लग रहा था। एक ऐसा राक्षसी कीड़ा जिसका बाहरी कंकाल काला और नीचे लाल मांस था। उसकी आंखें भूख से रॉय पर टिकी थीं, उसके पंजे उठे हुए थे। मुझे पता था, मच्छर ने कर्कश स्वर में कहा। उसकी आवाज किसी कीड़े की भिनभिनाहट के ज्यादा करीब थी, न कि किसी आदमी के शब्दों की। मुझे एक चूहे की गंध आ रही थी। मेरी कार! अर्जुन डर के मारे चिल्लाया। उसकी अचानक चीख से साइको चौंक गया। कुरियर ने तुरंत समय रोक दिया, अपनी प्लाईमाउथ फ्यूरी की ओर दौड़ा और उसकी हालत देखी। क्या वह उसे बचा सकता था? क्या वह उसे बचा सकता था? नहीं, क्षति बहुत अधिक थी। अर्जुन क्रोध से भर गया और उसने तुरंत किल बिल जैसा तांडव मचाने का विचार किया। पहले मच्छर पर, फिर हर उस पागल पर जो उसे मिल सके। वह उन्हें नर्क का अंतहीन आतंक दिखाएगा, मानो टार्टरस से निकला कोई श्राप हो। लेकिन अर्जुन अपनी प्रिय प्लाईमाउथ के बिना नहीं रह सकता था। एक उदास आह भरते हुए कुरियर ने अपने कोट से एक छोटा सा धातु का गोला निकाला और समय को फिर से चलने दिया। तुमने यह देखा? उसने साइको की तरफ गोला उठाया।
तुमने यह देखा? यह क्या है? एक गेंद। अब मेरी कार देखो, जिसे तुमने नष्ट कर दिया। फिर गेंद की तरफ। यह एक अणुबम है। क्लिक। अब पकड़ो। अर्जुन ने बम मच्छर की तरफ फेंका, जिसने अपनी तेज प्रतिक्रिया से उसे अपने हाथ से पकड़ लिया। साइको ने हथियार की तरफ देखा, फिर अर्जुन की तरफ उलझन और डर के मारे। मेरी गाड़ी को कोई नहीं छूता, रॉय ने कहा। कोई नहीं। जब रस्ट टाउन में परमाणु विस्फोट हुआ और दो महामानवों को एक तीव्र प्रकाश की चमक के साथ वाष्पीकृत कर दिया गया, तो अर्जुन को खुशी महसूस हुई। अंततः एक नई विधि जो उसने पहले कभी नहीं आजमाई थी। एक समय इसे नहरों का शहर कहा जाता था। उन्होंने कहा कि यह दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर है और इसे देखने के लिए चीन से दूर दूर से पर्यटक आते हैं। यह युद्धों से पहले की बात है। 1 दशक से भी ज्यादा समय बाद वेनेजिया एक खुली कब्र, एक जहरीला दलदल बन चुका था, जिसकी नहरें जहरीले पौधों और गहरे कीचड़ से लबालब भरी थीं। कुछ द्वीप डूब चुके थे। नील के ड्रोन हमलों ने उनके आधार नष्ट कर दिए थे। ज्यादातर घर जर्जर हो चुके थे। कीड़ों मकोड़ों ने उन पर हमला कर दिया था। उनके कमरे पुरानी मानव हड्डियों से भरे हुए थे। इस बीच शहर के बाहरी इलाकों पर हमलावरों ने कब्जा कर लिया था, जो नावों का इस्तेमाल करके तटीय समुदायों पर हमला कर रहे थे। कम से कम कल तक तो ऐसा ही था, जब तक अर्जुन का समूह नहीं आ गया। हालांकि यह उस किशोर की पसंद नहीं थी। कृष के पिता ने उन्हें रुबानो शहर से घसीटकर वहां पहुंचाया था, जब उन्होंने सुना कि स्थानीय हमलावरों में जीनोम भी शामिल हैं। वह पागल आसान शिकार के लालच में कभी नहीं फंसता था और बाकी बच्चों को सामान बचाने के लिए छोड़ देता था, जबकि वह खुद शिकार पर जाता था। समझदार डाकू बिना पीछे देखे भाग गए थे। बाकी मारे गए थे। उनकी खून से सनी लाशें पानी में फेंक दी गई थीं। जीनोम और नॉर्मी दोनों। कृष के पिता को कोई नहीं हरा सकता था। कोई नहीं, शायद वीर या सोनू सिंह को छोड़कर, लेकिन अभी तक उनकी मुलाकात नहीं हुई थी। दुर्गंध भरी हवा से बचने के लिए अपना चेहरा दुपट्टे से ढककर अर्जुन ने इन गहरे विचारों को दूर भगाया और सामने पत्थर के घर की ओर देखा। उसके आंगन में धूल भरी आधी सड़ी हुई किताबें ढेर में रखी थीं, जो पास की दीवारों से ऊपर चढ़ने के लिए एक अजीब सी सीढ़ी बना रही थीं। रीरी, कृष्ण ने उसे अंदर से पुकारा। आओ, मुझे खजाना मिल गया है। उत्सुकतावश 16 साल का किशोर सीटी बजाता हुआ घर के अंदर दाखिल हुआ। जैसी कि उम्मीद थी, वह किसी तरह की लाइब्रेरी थी, हालांकि ऐसी जैसी उसने पहले कभी नहीं देखी थी। किताबों के ढेर दीवारों और घुमावदार मोड़ों का एक ऐसा चक्रव्यूह बना रहे थे, मानो कभी गिर जाए तो अर्जुन की जान ही चली जाए। शहर के दूसरे इलाकों के उलट वहां पेड़ पौधे नहीं उगे थे और लुटेरों ने इमारत को साफ तौर पर नजरअंदाज कर दिया था। आजकल कोई भी संस्कृति की कद्र नहीं करता। उसने कृष को एक नाव पर पाया। सचमुच मालिकों ने लाइब्रेरी को किताबों से भरने से पहले उसके अंदर एक गोंडोला रख दिया था। उसकी सबसे अच्छी दोस्त किताबों के ढेर पर पीठ के बल लेटी कुछ पढ़ रही थी। अरे समीर, अपनी उम्र का एक लड़कों जैसा व्यवहार करने वाला कृष अर्जुन से थोड़ा छोटा था और उसे इस बात पर चिढ़ाना पसंद नहीं था। इसलिए जाहिर है वह उसे बेरहमी से चिढ़ाता था। तुम गुलिवर्स ट्रैवल्स पढ़ रही हो? मैं छोटी नहीं हूं, मैं बढ़ रही हूं, कृष ने शिकायत की और उसके व्याख्यान को बीच में ही रोककर अपनी खूबसूरत नीली आंखों से उसे घूरने लगा। अर्जुन को अक्सर लगता था कि वह उन आंखों में उस समुद्र को देख सकता है जिससे वह इतना प्यार करती थी। उसकी त्वचा गोरी थी, उसके काले बाल उसके कंधों तक पहुंच रहे थे। सचमुच एक आधुनिक स्नो व्हाइट। हालांकि वह शानदार गाउन की बजाय भूरे रंग के यात्रा के कपड़े पहनती थी। अब यहां आओ, इससे पहले कि मैं तुम्हारे मुंह पर शब्दकोश फेंक दूं। अर्जुन अपने सबसे अच्छे दोस्त के बगल में लेट गया। उनके कंधे एक दूसरे से सटे हुए थे और उसने कवर पर नजर डाली। हालांकि किताब पुरानी और समय के साथ पीली पड़ गई थी, फिर भी वह अपेक्षाकृत अच्छी तरह से संरक्षित लग रही थी। विंट मिलेलियस सूस लेस मर्ड्स जूल्स वर्ने द्वारा लिखित 20,000 लीग्स अंडर द सी जूल्स वर्ने द्वारा लिखित फ्रांसीसी संस्करण कृष ने अनुवाद किया। उसकी आंखें चमक रही थीं। उसके पास उस किताब की 2 प्रतियां पहले से ही थीं, लेकिन मूल भाषा में एक भी नहीं। आप सोच भी नहीं सकते
कि मैं इसे कब से ढूंढ रही हूं। अनुवाद बहुत ही घटिया है। मुझे लगा था कि तुम फ्रेंच नहीं पढ़ सकती, लेकिन अर्जुन ने उसका मजाक उड़ाया। जवाब में कृष्ण ने उसकी बांह पर चुटकी काटी। आउच! तुम इसके लायक हो रीरी, उसने जवाब दिया। और मैं फ्रेंच सीख रही हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। ले फ्रैंकेस, अर्जुन ने उसे सुधारा। और आप बीएन हटा सकते हैं, उसने आह भरी। बस एक किताब ले लो और चुप हो जाओ। मुझे लगता है कि उनके पास दोस्त कैसे बनाएं और लोगों को प्रभावित कैसे करें वाली किताब है जिसे तुम्हें सचमुच पढ़ना चाहिए। मुझे पढ़ना पसंद है, पर खाने जितना नहीं, अर्जुन ने कहा। कृष्ण ने अपना सामान का थैला किताबों से भर दिया था और कुछ नहीं, जब तक कि तुम मुझे अपना कम्युनिस्ट घोषणा पत्र न खिलाना चाहो। अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी रीरी, कांटे से। उसने लाइब्रेरी की तरफ हाथ हिलाया। अगर कम्युनिस्ट क्रांति हो जाती तो यह जगह जहरीली कूड़ाघर नहीं बनती। शायद यह एक गुलाग होता। अर्जुन ने उसकी मान्यताओं को छेड़ने में प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उत्तर दिया। लोगों ने इसे बिगाड़ दिया, लेकिन अवधारणा सही है। कृष्ण ने विरोध करते हुए अपनी किताब बंद करके छाती से लगा ली। क्या यह सोचना गलत है कि सबको बराबर होना चाहिए? नहीं, बस भोलापन है। यह अभी भी हो सकता है। कृष्ण ने प्रसन्नतापूर्वक आशावाद के साथ जोर दिया। सब कुछ फिर से शुरू हो गया है, बिल्कुल शून्य पर। दुनिया बदल गई है। हां, लेकिन मानव स्वभाव नहीं। तुम अपनी भलाई के लिए बहुत ज्यादा शंकालु हो रीरी। उसने अपनी किताब बंद की और उसे गोंडोला के पीछे अपने ट्रैवल बैग में रख दिया। तुम्हें क्या लगता है पापा कब वापस आएंगे? एक बार जब उसके पास शिकार खत्म हो गए तो उसने कहा, मुझे नहीं पता। वह चुपचाप उसे देखती रही। उनकी आंखें एक दूसरे से मिल गईं। उनके पास शायद ही कभी एकांत के पल होते थे जहां वे उसके पिता की नजरों के बिना सांस ले सकें। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा, फिर उसके होंठों में, यह करो, यह करो, यह करो। लेकिन वह डरकर पीछे हट गया। उसका चेहरा समझ से परे था। कृष्ण ने एक आह भरी। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि वह राहत की सांस ले रहा था या निराशा की। क्या तुम उस नाव से किताबें निकालने में मेरी मदद कर सकते हो? उसने पूछा। हम इसे बिस्तर बना सकते हैं। तुम वहां सोना चाहते हो? अर्जुन ने मना कर दिया। लकड़ी इतनी क्षतिग्रस्त हो चुकी थी कि कभी भी टूट सकती थी। हां, उसने कहा। हां, मैं हमेशा से अपना खुद का जहाज रखना चाहती थी। क्या आपको पता है कि 80% से ज्यादा महासागर का कोई नक्शा नहीं है? आप गोंडोला में सोना चाहते हैं या इसका उपयोग करना चाहते हैं? हम एक जहाज ढूंढ सकते हैं, उसने दिवा स्वप्न देखते हुए कहा। एक असली जहाज, या फिर बना सकते हैं, पुराने खोजकर्ताओं की तरह रवाना हो सकते हैं। अपने पिता के साथ या उनके बिना? अर्जुन ने कठिन प्रश्न पूछा। कृष्ण ने कोई जवाब नहीं दिया, जो अपने आप में एक जवाब था। बिना कुछ कहे वह अपने पैरों पर खड़ी हो गई और अर्जुन की मदद से किताबें निकालने लगी। जब किताबें निकालने का काम पूरा हो गया तो कृष्ण ने नाव के तल का निरीक्षण किया। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। ऊह, उसने सोचते हुए कहा, क्या ऐसा हो सकता है? क्या? उस प्रकार का गोंडोला, कृष्ण ने कहा। क्या आप जानते हैं कि यह क्या है? माफ करना, मैं आपकी तरह जहाज का शौकीन नहीं हूं। जवाब देने के बजाय कृष्ण ने गोंडोला के पिछले हिस्से पर दस्तक दी। तुमने सुना? कुछ नहीं? बिल्कुल, कृष्ण ने विजयी भाव से कहा। इस तरह की नावों में अक्सर एक छिपा हुआ डिब्बा होता है। इनमें संदेश, पैसे, यहां तक कि ड्रग्स भी होते थे। अर्जुन ने बताया। आप सोचेंगे कि लुटेरों ने इसे पहले ही पा लिया है। यह आम जानकारी नहीं है और आपको पता होना चाहिए कि इसे कहां ढूंढना है। सभी जहाज के जानकार ये जानते हैं। कभी कभी वो बहुत घमंडी हो जाती थी। और हां, ये एक लाइब्रेरी भी है। हां, अर्जुन को शक था कि ज्यादातर स्थानीय लोग लाइब्रेरी में गए होंगे और किताब हटाने पर जो धूल उड़ी थी उसे देखते हुए लगता है कि सालों से किसी ने गोंडोला को छुआ तक नहीं था। लुटेरों ने जरूर चेकआउट और दूसरी साफ जगहों की बिना ज्यादा जांच पड़ताल किए ही जांच की होगी। वो लकड़ी का तख्ता हटा दो, कृष्ण ने एक जगह की ओर इशारा किया। यह पुराना है, इसे सख्त नहीं होना चाहिए। अरे मुझ पर ही क्यों? अर्जुन ने शिकायत की।
इसे काम का बंटवारा कहते हैं, उसने खिली हुई मुस्कान के साथ जवाब दिया। मुझे लगता है तुम काम करते हो। अगर यह काम है तो इसका मतलब है कि मुझे भुगतान मिल रहा है। मैं तुम्हें गोंडोला में सोने दूंगा। कृष ने उसे आंख मारी। जो कुछ उसने उसके लिए किया। अंत में जैसा कि कृष ने कहा था, लकड़ी समय और दीमकों से इतनी क्षतिग्रस्त हो गई थी कि अर्जुन को अपने नंगे हाथों से तख्ते हटाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। और जैसा कि उसने सोचा था, नाव में एक डिब्बा जरूर था जिसके अंदर एक बेशुमार खजाना था। एक षटकोणीय धातु का डिब्बा जिस पर कुंडलिनी के आकार का ताला लगा था। यह पाकर दोनों किशोर बस अपनी सांस रोके रह गए। बिल्कुल नहीं। कृष की आंखें चौंक कर चौड़ी हो गईं। क्या मैं यही सोच रहा हूं? मुझे ऐसा ही लगता है। अल्केमिस्ट द्वारा पहले जीनोम्स को भेजे गए पौराणिक वंडर बॉक्स में से एक। वे उपकरण जिन्होंने पिछले ईस्टर की त्रासदी और उसके बाद हुए जीनोम युद्धों की शुरुआत की। अर्जुन को ताला खोलने में कोई दिक्कत नहीं हुई क्योंकि उसने सालों तक सूने घरों में घुसकर सामान ढूंढा था। धातु का डिब्बा खुला तो उसमें एक सुरक्षित रखा हुआ पत्र और घूमते हुए तरल से भरी 3 सीरिंजें निकलीं। एक नीली, एक बैंगनी और एक लाल। हर सीरिंज पर एक घूमता हुआ बहुरंगी हेलिक्स चिन्ह बना था। अमृत। अर्जुन ने पत्र खोला। कृष अपने कंधे के ऊपर से उसमें लिखी बातें देख रहा था। कागज हाथ से लिखा हुआ था। बधाई हो श्री रॉसी, आपको मेरे द्वारा डिजाइन किए गए एक भव्य सामाजिक आनुवंशिक प्रयोग में भाग लेने के लिए चुना गया है। आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको जानता हूं श्रीमान रॉसी। मेरा मानना है कि आप होमोसेपियंस प्रजाति के एक उत्कृष्ट नमूने हैं जिनमें मानवता को उसके जैविक विकास के अगले चरण में ले जाने के लिए आवश्यक कौशल, बुद्धिमत्ता और जीन हैं। मैं तुम्हें एक चमत्कार प्रदान करता हूं। इस बॉक्स में 3 एलिक्सिर हैं जिन्हें दुनिया भर में वितरित 10 लाख से ज्यादा एलिक्सिर में से यादृच्छिक रूप से चुना गया है। आपने इनके बारे में समाचारों में जरूर सुना होगा। जी हां, ये सीरम कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं जिनमें रंग संरचना पर आधारित एक अनोखी शक्ति भी शामिल है। ग्रीन लाइफ, नीला सूचना, बैंगनी स्पेस टाइम, लाल ऊर्जा, नारंगी पदार्थ, पीला सार, श्वेत मेटा शक्ति। आप इन अमृतों के साथ अपनी इच्छानुसार कुछ भी कर सकते हैं। ये तुरंत इस्तेमाल और क्षेत्र में परीक्षण के लिए तैयार हैं। मैं सलाह दूंगा कि एक से ज्यादा ना पिएं, लेकिन फिर भी इकट्ठा किया गया डेटा दिलचस्प होना चाहिए। अब मुझे आपको बता देना चाहिए कि यह तोहफा पाने वाले आप अकेले व्यक्ति नहीं हैं। अगली सुबह जब आप अपनी आंखें खोलेंगे तो जिस दुनिया में आप रहते थे वह खत्म हो चुकी होगी, बल्कि आप एक ऐसी दुनिया में जागेंगे जहां मानव जाति की क्षमता अब वास्तविकता के तुच्छ नियमों से बंधी नहीं है। एक ऐसी दुनिया जहां सब कुछ संभव है। मुझे नहीं पता कि यह दिव्य प्रयोग कैसा होगा, लेकिन मैं इसके परिणाम देखने के लिए उत्सुक हूं। विज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए धन्यवाद। शुभकामनाएं कीमियागर। उसने कभी बक्सा नहीं खोला, कृष्ण ने दुख से कहा। शायद वह इससे पहले ही मर गया, अर्जुन ने जवाब दिया। शायद उसने जैविक हथियारों के हमले से पहले ही बक्सा छिपा दिया था। तुम्हें लगता है कि नीला वाला तुम्हें जीनियस बना सकता है? शायद, अर्जुन ने जवाब दिया। जीनियस जीनोम के लिए एक अपशब्द था। आमतौर पर नीले रंग के जीनोम जो अपने समय से कहीं आगे उन्नत तकनीक बनाने की क्षमता रखते थे। नील वह व्यक्ति जो दुनिया पर कब्जा करने के सबसे करीब पहुंचा था, सबसे प्रसिद्ध था। उसकी स्वप्रतिकृति रोबोट सेना ने यूरेशिया पर तब तक कब्जा जमाया जब तक कि कुछ देशों ने अगला कदम उठाने से पहले अपना बड़ा लाल बटन नहीं दबा दिया। किसी को याद नहीं कि पहली गोली किसने चलाई थी, लेकिन नील ने परमाणु बमों का जवाब ड्रोन बमबारी और जैविक हथियारों से दिया। मध्य यूरेशिया एक परमाणु बंजर भूमि बन गया था। दक्षिणी यूरोप एक सामूहिक कब्रगाह। कम से कम यह शहर ट्यूरिन के विपरीत विकिरणित नहीं था। तुम कौन सा लेना चाहते हो? अर्जुन ने अपने दोस्त से पूछा। कृष का चेहरा पीला पड़ गया। हम इसे नहीं पी सकते, उसने फुसफुसाते हुए कहा। पापा को पता चल जाएगा, वे खून में इसका एहसास कर सकते हैं। हां शायद, लेकिन उससे दूर होने का शायद यही हमारा एकमात्र मौका होगा। मैं पापा को नहीं छोड़ रहा, कृष ने गुस्से से जवाब दिया। वो ठीक हो जाएंगे, मुझे पता है। बिल्कुल नहीं, वह नहीं है, बल्कि उसकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी।
अब जब डायनामिस और वीर ने उसके सिर पर इनाम रखा था तो उसे अक्सर शिकारियों से बचना पड़ता था। पहले वह बस पागल और हिंसक था, लेकिन अब वह हिंसक और पागल हो गया है। वह कभी ठीक नहीं होगा, और मुझे लगता है कि अंदर ही अंदर आप जानते हैं कि मैं सही हूं। कृष ने अपना निचला होंठ काट लिया, जैसा कि वह हमेशा तनाव और उदासी में करती थी। वह अब भी मेरे पिता हैं, उसने स्वर में निराशा के भाव के साथ कहा। वह उन सबको चाहेंगे। उसे जानने की जरूरत नहीं है, अर्जुन ने तर्क दिया। तुम्हारे पिता हम सबको मरवा देंगे। कृष, बाहर से एक तीखी आवाज गूंजी। कृष, तुम कहां हो? शैतान की बात हो रही है। बिना सोचे समझे अर्जुन ने झट से दोनों हाथों में एक एक अमृत उठाया और उसे पत्र के साथ अपनी पिछली जेबों में छिपा लिया। उसकी मंशा समझकर कृष आखिरी अमृत भी लगभग ले ही चुका था, लेकिन बहुत देर तक हिचकिचाता रहा। अर्जुन के पास नीले और बैंगनी अमृत को छिपाने का समय था जब कृष के पिता कमरे में रेंगते हुए आए। कृष के पिता अब इंसान नहीं रहे। तब से नहीं जब उन्होंने एक अमृत ज्यादा पी लिया था और एक उत्परिवर्तन से गुजरे थे। उनका मांस अंग और त्वचा सब गायब हो गए थे। सिर्फ हड्डियों पर खून का एक आकारहीन पिंड बचा था। वे एक चेहरा विहीन लाल रंग की कठपुतली बन गए थे। उनका शरीर लगातार हिलता डुलता रहता था, यहां तक कि वे बिना धागे वाली गुड़िया की तरह हिलते डुलते थे। उनकी बाहें चाबुक की तरह लहराती थीं। उन्होंने पीछे कुछ नहीं छोड़ा, कोई खूनी निशान नहीं। दोनों किशोर तनाव में आ गए और अनजाने में एक दूसरे के करीब आ गए। आह सीजर, साइको ने अर्जुन को देखते हुए कहा। यह देखकर अच्छा लगा कि तुम अपनी बहन का ख्याल रख रहे हो। उसका नाम सेसरे नहीं था और वे रिश्तेदार भी नहीं थे, लेकिन अर्जुन जानता था कि यह बात जोर से कहने से बेहतर है। कृष के पिता बीमार थे, बहुत बहुत बीमार, खासकर दिमाग से। कभी कभी वह कृष के पिता होते थे दयालु मिलनसार फ्रेडी, जिन्हें बोर्ड गेम खेलना और पुरानी फिल्में देखना पसंद था। लेकिन कभी कभी वह सिर्फ रक्त प्रवाह था। और जब साइको ने वंडर बॉक्स और लाल अमृत देखा तो उसका शरीर तुरंत कठोर हो गया। उसकी उंगलियां तीखे पंजों में बदल गईं। उसकी बची हुई मानवता गायब हो गई। एक ऐसी लत ने उसे जकड़ लिया जो किसी भी चीज से ज्यादा मजबूत थी। किसी जंगली जानवर की तरह चूहे पर झपटते हुए ब्लड स्ट्रीम डिब्बे की ओर झपटी और कृष को बेरहमी से धक्का देकर रास्ते से हटा दिया। उसकी पीठ किताबों की दीवार से टकराई, जिससे कुछ किताबें पीछे छूट गईं। कृष, अर्जुन चीखा और तुरंत उसकी तरफ दौड़ा। रक्त प्रवाह ने उसकी बात अनसुनी कर दी। लाल अमृत छीन लिया और सिरिंज तोड़ दी। उसने कुछ भी इंजेक्ट करने की जहमत नहीं उठाई। उसका शरीर लालची भूख से उसे सोख रहा था। उसका रक्त उफनते समुद्र की तरह लहरा रहा था, फिर स्थिर हो गया। शुक्र है कृष को चोट लगने की बजाय ज्यादा अचेत होना पड़ा। हालांकि उसके पिता ने उन किशोरों की तरफ देखने से पहले डिब्बे में किसी और अमृत की तलाश में बेचैनी से देखा। बाकी कहां है? रक्त प्रवाह उन दोनों पर फुफकारते हुए बोला, अब जोर से चीख रहा था। बाकी कहां है? और कुछ नहीं है, अर्जुन ने विरोध किया। झूठा। ब्लड स्ट्रीम का हाथ कुल्हाड़ी में बदल गया। बेटे को अपने बाप से झूठ नहीं बोलना चाहिए। पिताजी रुकें, कृष चिल्लाया। मानो नशे के नशे से उबरकर ब्लड स्ट्रीम ने तुरंत खुद को शांत कर लिया। उसके हाथ अपनी सामान्य अवस्था में आ गए और उसने असमंजस में अपना सिर हिलाया। अमृत उसके उत्परिवर्तनों को स्थिर करने में मदद करेगा, कम से कम कुछ समय के लिए। कृष, माफ करना, मैं। ब्लड स्ट्रीम ने अपने हाथ उसकी खोपड़ी पर रख दिए, मानो दिमाग जमने से जूझ रहा हो। माफ करना। सब ठीक है पापा, कृष ने अपनी बाहें क्रॉस करके दूसरी तरफ देखते हुए कहा। सब ठीक है। ब्लड स्ट्रीम ने चिंता से अपनी बेटी को देखा। उसके हाथ उसकी ओर बढ़ रहे थे। हालांकि जब कृष उसके पास आते देख झिक्का तो वह पीछे हट गया। साइको ने अर्जुन की ओर देखने से पहले अजीब तरह से चुप्पी साध ली। सीजारे? हां पिताजी, अर्जुन ने हर शब्द से घृणा करते हुए पूछा। कृष उदास है, ब्लड स्ट्रीम ने कहा। उसके लिए मुस्कुराओ। अर्जुन ने खुद को मजबूर किया, हालांकि उसके होंठ उसकी आंखों तक नहीं पहुंच पा रहे थे। शुक्र है कि कृष के पिता झूठी मुस्कान और असली मुस्कान में फर्क नहीं कर पाए।
उन्होंने अपना खून से सना हाथ उस किशोर के बालों पर रख दिया जो बेटे जैसा कम और पालतू जानवर जैसा ज्यादा लग रहा था। तुम अच्छे लड़के हो सीजर, ब्लड स्ट्रीम ने कहा। अर्जुन के बालों में खून का कोई निशान नहीं था। तुम अच्छे लड़के हो। कृष का भाई सेसरे बहुत पहले मर चुका था। रक्त प्रवाह ने उसे स्वीकार करने से ही इनकार कर दिया। हालांकि किसी भी किशोरी ने इस ओर इशारा नहीं किया। पिछली बार जब कृष के पिता अपने भ्रम से बाहर निकले थे तो साइको ने अर्जुन का गला घोंट दिया था। अगर कृष ने अपने पिता को शांत न किया होता तो वह उसे भी मार डालता। आजकल ब्लड स्ट्रीम सिर्फ अपनी बेटी की ही सुनता है, कभी कभी तो वह भी नहीं। हमेशा यही होता था। उनका समूह कुछ देर के लिए शांत हो जाता। कृष के पिता के साथ कोई हिंसक घटना घट जाती और या तो वह स्थानीय लोगों का सफाया कर देते या फिर लोग उन्हें भगा देते। तीनों को आगे बढ़ना पड़ता, क्योंकि जब लोगों को एहसास होता कि वे ब्लड स्ट्रीम को नहीं मार सकते तो वे कृष और अर्जुन के पीछे पड़ जाते। फिर से शुरू करो और दोहराओ। अर्जुन पिछले कुछ सालों में कितनी जगहों पर रुका था, इसकी गिनती भूल गया था। एक एक शहर करके आखिरकार वे कैंपानिया से वेनेजिया तक भटक गए थे। ब्लड स्ट्रीम उन्हें लगातार गतिशील रखता था, अलग थलग जीनोम्स की तलाश में जिनके अमृत से वह अपनी लत पूरी कर सकता था। अपना सामान पैक करो बच्चों, ब्लड स्ट्रीम ने कहा। यह जगह मुझे पागल कर रही है। हम एक्वालैंड जा रहे हैं। तुम्हें पसंद आएगा कृष? तुम्हें हमेशा से पानी पसंद था। हाँ पिताजी, मैं करता हूं। मुझे आशा है कि उनके पास आइसक्रीम होगी, ब्लड स्ट्रीम ने कमरे से बाहर जाने से पहले प्रसन्नतापूर्वक कहा। कृष ने अर्जुन की तरफ देखा, जिसने बिना सोचे समझे एक दूसरे को गले लगा लिया, और एक पल के लिए अर्जुन को लगा कि क्या उसे जाने देना चाहिए। उसकी जेब में अभी भी अमृत था। उन्हें जाना पड़ा। यह 5वीं बार 8 मई 2020 था और घोल एक बार फिर कार दुर्घटना का शिकार हो गया। अपने पसंदीदा मरे हुए पागल को मारने के बाद प्लायमाउथ फ्यूरी से उतरते हुए अर्जुन ने अपनी खूबसूरत साथी को देखने का समय निकाला। वह कार जिसे उसने फ्लोरेंस के खंडहरों में मिले भूसे से खुद ही फिर से बनाया था। वर्षों से अर्जुन ने उसे तकनीक के एक ऐसे चमत्कार में बदल दिया था जिससे बड़े बड़े जीनियस भी ईर्ष्या करेंगे। वह कुरियर सालों तक ड्राइवर की सीट पर घूमता रहा, अनगिनत विस्फोटों से बच गया, कितने ही बुजुर्गों के ऊपर से गुजरा। आह, वो यादें। कुल मिलाकर उसकी प्लायमाउथ ही उसकी जिंदगी का एकमात्र स्थायी हिस्सा थी, कृष के बाद उसके लिए सबसे जरूरी चीज। ऐसा साथी जो उसे किसी भी इंसान में नहीं मिल पाया क्योंकि वे उसे बार बार याद नहीं रख पाते थे। कसम खाता हूं, अब किसी को तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा, अर्जुन ने अपनी कार के हुड को बिल्ली की तरह सहलाते हुए फुसफुसाया। बुरा साइको चला गया। क्या आप अपनी कार से बात कर रहे हैं? रेनेस्को ने बार काउंटर के पीछे से पूछा। मैं तुम्हारी मौजूदा कंपनी के आधार पर तुम्हें जज नहीं कर रहा हूं, अर्जुन ने कार का पिछला हिस्सा खोलते हुए जवाब दिया। एक बार फिर उसने इस रीस्टार्ट के लिए कुछ नया और दिलचस्प करने का फैसला किया। मेटा गैंग से अपनी कार की मौत का बदला लेने का एक तरीका। मुझे पता है ये घिसा पिटा सा लगता है, अर्जुन ने अपनी बेहतरीन जर्मन आवाज में जंपर केबल उठाते हुए घोल से कहा, लेकिन हमारे पास तुम्हें बात करने के तरीके हैं। एक सदमे में आए घोल को निजी सुरक्षा के पास पहुंचाने, उसकी डिलीवरी पूरी करने तथा सभी को भुगतान करने के बाद कुरियर ने अपनी अगली कार्रवाई के बारे में सोचा। सुमित पथ पर वापस लौटने के इरादे से इस बार बिना किसी गड़बड़ी के अर्जुन दक्षिणी जिले के बजाय शहर के केंद्र में बुक किए गए पहले होटल में लौट आया। उसने वाइवर्न से मुलाकात की, उसे घोल के भागने की चेतावनी दी और उसका बिजनेस कार्ड लिया। इस बार वल्कन ने सामान्य रूप से उससे संपर्क किया। वह बाकू तो गया, जहानाबातों से मिला और अपना मिशन पूरा किया। अगले दिन होटल छोड़ने से पहले उसने कमरे में एक छोटा रिमोट कैमरा छिपा दिया। हत्या के प्रयास से बचने के लिए अर्जुन ने पहले ही कहीं और जगह बुक कर ली थी, लेकिन वह हत्यारे की एक झलक भी देखना चाहता था। इस बार सरीन प्रसव के समय अकेली ही आई। ऐसा लग रहा था कि घोल अभी भी हिरासत में है और मेटा किसी और को बैकअप के तौर पर नहीं छोड़ सकता। अर्जुन कहना चाहता था कि यह एक बहुत ही कठिन लड़ाई थी। उसने अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष किया
और सरीन ने खुद को एक स्वागत योग्य चुनौती साबित किया। इसके बजाय लड़ाई 10 सेकंड तक चली। फिस्टी के साथ रुके हुए समय में उसने उसके चेहरे पर मुक्का मारा। साइको के मुखौटे से गैस निकली और वह पहले की तरह सुपर टैंकर पर गिर पड़ी। वह बहुत नुकसान पहुंचा सकती थी, लेकिन उसे झेल नहीं सकती थी। इस बार तो उन्होंने ओल्ड हार्बर को भी नष्ट नहीं किया था। मैं बोर हो रहा हूं, रॉय ने शिकायत की, जबकि सुमित बाथिस्फेयर में क्रेट रख रहा था। प्राइवेट सिक्योरिटी तो आई ही नहीं थी। अच्छा, जांबाटो ने शांति से जवाब दिया। इसका मतलब है कि सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। मैं हर दिन उबाऊ कुशलता चाहता हूं, बजाय अराजक उत्साह के। उसने यही कहा था। अर्जुन ने अपनी जेब से एक मोबाइल फोन निकालते हुए जवाब दिया। यह एक पुराना युद्ध पूर्व सैमसंग था, जिसे उसने नए उपकरणों के अनुरूप बनाने के लिए उसमें कुछ बदलाव किए थे। इससे वह अपने बेडरूम के कैमरे से दूर से ही सब कुछ देख सकता था। कैमरे ने कुछ भी अजीब नहीं देखा। हालांकि थर्मल सेंसर के अनुसार कोई खिड़की के पास से उड़कर आया था, झांका था और फिर चला गया था। चूंकि उसका कमरा 10वीं मंजिल पर था, तो पक्का जीनोम ही था। अब जब उसने सोचा, तो उसे घोल और सरीन के साथ अपनी पहली लड़ाई में एक उड़ते हुए नायक की झलक मिली थी। क्या यह वही व्यक्ति हो सकता है? क्या यहां आसपास कोई उड़ते हुए अदृश्य आदमी या औरत को जानता है? अर्जुन ने पूछा। एक दोस्त के बारे में पूछ रहा हूं। जिस किसी के खाते में $100,000 हों, वह डायनामिस में अदृश्यता अमृत खरीद सकता है, लुईगी ने जवाब दिया। आखिरी क्रेट अंदर रखने के बाद बाथिस्फेयर बंद करते हुए उसने अपने फोन पर टाइप किया और पनडुब्बियां लहरों के नीचे गायब हो गईं, अपनी रसद कहीं और ले जा रही थीं। हालांकि उड़ान के लिए, जांबाटो ने कहा, शहर में उड़ने वाले सिर्फ ही वाइवर्न गीस्ट, वल्कन डेविलरी अमित मॉस्किटो और सरीन ही मुझे मालूम है। इनमें से सिर्फ गीस्ट ही अदृश्य हो सकता है। क्या वह रात में खिड़की से झांककर लोगों की जासूसी करता है? अर्जुन ने पूछा। यह बात उलझन में डाल रही थी कि रहस्यमयी आगंतुक कमरे में नहीं आया और न ही इस दौरान कोई बम छोड़ा। क्या उन्होंने दूर से ही कैमरे को पहचान लिया था और इसलिए पकड़े जाने से बचने का फैसला किया था? नहीं, वह शहर के बाहर एक जगह पर बंधा हुआ है और उसे छोड़ ही नहीं सकता, सुमित प्रवर्तक ने जवाब दिया। वह एक पीला है जिसकी शक्तियां मृत्यु के बाद सक्रिय हो गईं, जिससे वह अपनी कब्र से बंध गया। हां, पीले अमृत, ये औषधियां वैचारिक शक्तियां प्रदान करती हैं, सूक्ष्म प्रक्षेपण से लेकर दुर्भाग्य तक। अर्जुन को ये पसंद थे, खासकर इसलिए क्योंकि आपको कभी नहीं पता होता कि इनसे क्या उम्मीद की जाए। जीनोम के मानकों के हिसाब से भी इनकी क्षमताएं अजीबोगरीब सीमाओं के साथ बिल्कुल विचित्र थीं। यह सवाल क्यों? लुईगी ने संदेह से पूछा। अर्जुन को अपनी सत्य कथन शक्ति सक्रिय महसूस हो रही थी। कुछ दिन पहले किसी ऐसे ही व्यक्ति ने मेरे बेडरूम को उड़ा दिया था, अर्जुन ने जवाब दिया, जो तकनीकी रूप से सच था। शक्ति ने उसे ईमानदार होने के लिए मजबूर किया, लेकिन वह अपनी बात को गुमराह करने के लिए ऐसे शब्दों में ढाल सकता था मानो वह असली था। तुम तो दुश्मन बहुत जल्दी बना लेते हो, लुईगी ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। तुम्हें कैसा लग रहा है? अर्जुन एक चुटकुला सुनाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसे लगा जैसे कोई परग्रही शक्ति उसके दिमाग पर कब्जा कर रही है और उसके शब्द बदल रही है। कुछ खास नहीं, उसने स्वीकार किया। यह खालीपन भरने में मदद करता है। सुमित ने उसे अजीब नजरों से देखा। शून्य, लुईगी ने उलझन में दोहराया। लगता है मैं अंदर से खाली, अकेला और दिशाहीन महसूस कर रहा हूं। अर्जुन ने अपने दिमाग को अब ऑटो पायलट पर उतार दिया। जैसे मेरा दिमाग एक अथाह कुआं है जिसे मैं डोपामाइन और एंडोर्फिन से भरने की कोशिश करता हूं। इसलिए जितनी ज्यादा परेशानी होती है, उतनी ही ज्यादा उत्तेजना और खुशी होती है। सच कहूं तो बोरियत मेरी स्वाभाविक अवस्था है। इसके बाद एक अजीब सी खामोशी छा गई। लेकिन अच्छी बात यह है कि मैं बाहर से बहुत अच्छी दिखती हूं, रॉय ने माहौल को हल्का करने के लिए कहा और फिर लुईगी की ओर मुड़ते हुए सच बोलने से खुद को रोक नहीं पाई। क्या तुम यह बकवास वाला फिल्टर हटा सकते हो? यह बहुत असहज है और मुझे तुम्हें मार डालने का मन कर रहा है। मुझे एक बात पक्की करनी है, लुईगी ने बेरुखी से कहा। तुम मुखबिर हो या डबल एजेंट?
नहीं, मैं सिर्फ अपनी तरफ हूं और मेरे पास कोई वजह नहीं है, अर्जुन ने जवाब दिया, पर खुद को रोक नहीं पाया। उसकी आवाज खुशी से उदासीनता में बदल गई। सच कहूं दोस्तों, मैं सिर्फ अपने पुराने दोस्त क्रिश को ढूंढने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि मैं अकेला हूं और मुझे किसी और के साथ नजदीकी महसूस नहीं होती। यार, तुम्हें गंभीर समस्या है, एक बदमाश गार्ड ने कहा। तुम्हें किसी थेरेपिस्ट से मिलना चाहिए। मैंने किया, लेकिन पहले मैंने उसे तोड़ा। हालांकि यह सब थकाऊ होता जा रहा था और अर्जुन की बुद्धि जवाब दे चुकी थी। वह अपनी भावनात्मक उलझनों के बारे में बात नहीं करना चाहता था, खासकर उन अजनबियों से जिन्हें जल्दी कुछ याद नहीं रहता। अब लुईगी, कुरियर ने कहा, मानो कोई लिंक्स शरारत से धमकी भरे मूड में आ गया हो। सिर्फ एक ही जगह है जहां मैं किसी को अंदर नहीं आने देना चाहता, और वो है मेरा दिमाग। अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो मेरा चाकू तुम्हारी पीठ तक पहुंच जाएगा और कोई तुम्हें नहीं बचाएगा। लो, उसे सच चाहिए था और वो उसके पास था। शुक्र है कि निजता का हनन करने वाले ने धमकी को गंभीरता से लिया। माफ करना, इतनी जांच पड़ताल के लिए। लुईगी ने माफी मांगी। अर्जुन को लगा कि उसका असर कम हो गया है। मुझे यह सुनिश्चित करना था कि तुम हमारे साथ कोई धोखा तो नहीं कर रहे हो। कुरियर वाले ने बिना किसी भाव या शब्द के बस उसके चेहरे को देखा, जिससे सच बोलने वाला असहज हो गया। धिक्कार है, उसे मन पढ़ने वालों और उनके रिश्तेदारों से नफरत थी। निजता का कोई सम्मान नहीं। लगता है अब अलग होने और अपनी अपनी खुशियों भरी राह पर चलने का समय आ गया है। अर्जुन ने झांबाटों की ओर मुड़ते हुए और अकेले में अपने विचारों को समेटने के लिए उत्सुक होकर कहा, इस बार मैं तुम्हें लिफ्ट दूं? नहीं, झांबाटों ने कहा, योजना बदल रही है। तुम मेरे घर जा रहे हो। उसका घर? क्या तुम मुझे पहले डिनर पर नहीं ले चलोगे? अर्जुन ने मजाक किया। हां, बिल्कुल यही योजना है, झांबाटों ने जवाब दिया, जिससे कुरियर को बहुत आश्चर्य हुआ। क्या आपको पिज्जा पसंद है? मैं इसे ऐसे बनाता हूं जैसे कोई और नहीं बनाता। रुको, वह गंभीर था। मेरा होटल है। आज रात तुम मेरे घर रुकोगे, झांबाटों ने जिद की, ठीक उसी लहजे में जैसे कोई बड़ा भाई अपने छोटे भाई को डांट रहा हो। तुम्हें एक दोस्ताना और गर्मजोशी भरे माहौल की जरूरत है, लेकिन मुझे अपने गुप्त शत्रु को पकड़ना होगा। वे इंतजार करेंगे। छोड़ दे यार, लुईगी ने अर्जुन से साफ साफ हंसते हुए कहा। जैन मलाई जैसा है, मीठा है और ज्यादा पास जाने पर चिपक जाता है। क्या यह वनीला आइसक्रीम है? अर्जुन ने मासूमियत से पूछा। मुझे वनीला बहुत पसंद है। तुम्हें चॉकलेट जरूर खानी चाहिए, जानबाटो ने सुझाव दिया। यह अवसाद के लिए अच्छा है। इसके बाद जो हुआ वह अर्जुन की जिंदगी के सबसे अजीब पलों में से एक था। चाकू की नोक पर डिनर पार्टी में ले जाया जाना वाकई पहली बार था। खैर, सचमुच चाकू की नोक पर नहीं, बल्कि लाक्षणिक रूप से। झांबाटो सीधे अर्जुन की प्लाईमाउथ में चढ़ गया और तब तक बाहर नहीं निकला जब तक कुरियर उसके साथ घर आने को तैयार नहीं हो गया। निष्क्रिय आक्रामकता अपने चरम पर। अंत में रहस्यमय हत्यारे के पीछे हट जाने के बाद अर्जुन मुफ्त भोजन से इनकार नहीं कर सका। झांबाटो माउंटवीर के उत्तर में एक आधुनिक घर में रहते थे। यह इलाका निश्चित रूप से पास के लिटिल मागरेब से ज्यादा आय वाला था। स्थानीय घर बड़े आधुनिक थे और नीचे के गरीब झीलों पर नजर रखने वाली खड़ी पहाड़ियों पर बने थे। वर्ग स्तरीकरण पहले कभी इतना स्पष्ट नहीं हुआ था। उनके मेजबान का घर एक आधुनिक 2 मंजिला मकान था, जहां से न्यू रोम का अद्भुत नजारा दिखता था, और पहाड़ी के किनारे एक इन्फिनिटी पूल बना हुआ था। गहरे भूरे और सफेद रंगों से रंगा यह घर सादा और फैशनेबल दोनों लग रहा था। जाहिर है माफिया के काम से अच्छी कमाई होती थी। गैराज अपने आप खुल गया। अर्जुन ने अपनी कार एक लेक्सस ईएस और एक बेहद कस्टमाइज्ड हार्ले डेविडसन स्पोर्टेस्टर के बीच खड़ी कर दी। जानबाटो ने मौके का फायदा उठाकर अपना पावर आर्मर उतार दिया और अर्जुन को अपना चेहरा दिखाने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। कुरियर को मानना पड़ा कि वह नकली जापानी व्यक्ति काफी खूबसूरत था। उसकी जबड़ा एकदम सही था, मांसपेशियां मजबूत थीं और 3 दिन की दाढ़ी थी। अर्जुन उसे लगभग 30 साल का बता रहा था। अरुण कट्टर, झांबातो ने अर्जुन से हाथ मिलाया। हालांकि अंदर कोई मास्क नहीं है।
तुम मेरी गुप्त पहचान जानना चाहते हो? अर्जुन ने जवाब दिया। मैं तुम्हें आगाह कर दूं, मेरा असली नाम सुनकर कई लोग पागल हो गए हैं। अर्जुन शर्मा। अरुण हंसा कुरियर वाला अपना ठंडर चोरी होने पर अपनी बाहें क्रॉस करता हुआ बोला, वाह, मुझे तो बस इतना ही पता है। मेरे बॉस तुम्हारे बारे में ज्यादा कुछ नहीं जान पाए। सच में? अर्जुन ने शिकायत करते हुए अपना मास्क, टोपी और ट्रेंच कोट उतारकर कार के पीछे फेंक दिया। लेकिन मैं तो अविस्मरणीय हूं। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि तुम वेशभूषा पहनकर बाहर निकलो और चीजें उड़ाना शुरू कर दो। अरुण ने गैराज का दरवाजा खोलते हुए और अपने साथी जीनोम को अपने घर के अंदर बुलाते हुए स्पष्ट किया। दरवाजा एक बड़े लिविंग एरिया की ओर जाता था, जिसमें शायद 2 कमरों का एक अपार्टमेंट आ सकता था, जिसमें किचन, एक बड़ी प्लाज्मा स्क्रीन वाला सोफा और ऊपर के कमरों तक जाने वाली सीढ़ियां शामिल थीं। विशाल चित्र खिड़कियों से नीचे के शहर का अद्भुत नजारा दिखता था और सजावट में एशियाई कला का भरपूर इस्तेमाल किया गया था। दीवार पर लटका एक कटाना बालकनी पर एक कोरियाई झंडा, टीवी के बगल में बुद्ध की एक मूर्ति। 2 लोग पहले से ही मौजूद थे। एक गहरे भूरे रंग की महिला बालकनी के पास सोडा पी रही थी, जबकि एक एशियाई लड़की किचन काउंटर के पीछे टमाटर काट रही थी। लेकिन अर्जुन ने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसकी निगाह किसी और चीज पर केंद्रित थी, यानी किचन काउंटर पर बैठा विशालकाय चूहा अर्जुन को उत्सुकता से देख रहा था। कुरियर वाले ने उसकी तरफ हाथ हिलाया और उसने जवाब में अपने छोटे छोटे अगले पैर ऊपर उठा दिए। ओह, हाय जानू। अरुण ने रसोई में बैठी लड़की के मुंह पर चुंबन किया, जबकि उसने अपना चाकू और खाना एक तरफ रख दिया। शायद उसकी गर्लफ्रेंड। मैं एक नया मेहमान लाया हूं, ह्यून मीना शर्मा। उसने अर्जुन की तरफ विनम्रता से सिर हिलाया और उसे एक दोस्ताना मुस्कान दी। अपने प्रेमी की तरह ही दुबली पतली उसने अपने काले बाल छोटे रखे थे, शालीन कपड़े पहने थे और विवेकपूर्ण फिर भी आकर्षक चश्मा पहना था। अगर उसका वजन कम न हुआ होता और त्वचा पर गहरे निशान न पड़े होते तो अर्जुन उसे सुंदर समझता। कुरियर ने तुरंत पहचान लिया कि वह एक नशे की लत से उबर रही है। वाजा, अर्जुन ने उत्तर दिया। वाजा, मीना शर्मा ने सही लहजे में जवाब दिया। अर्जुन को यह एहसास हुआ कि आखिरकार उसे कोई ऐसा व्यक्ति मिला जो उसे समझता था। वजह, दोनों एक साथ चिल्लाए। इससे चूहा थोड़ा चौंका और उसने अपना सिर एक तरफ झुका लिया। गहरे भूरे बालों वाली औरत उन्हें ऐसे देख रही थी मानो वे बिल्कुल पागल हो गए हों, जबकि अरुण बस हैरान परेशान सा रह गया। यह बहुत ही अस्पष्ट संदर्भ है, मीना शर्मा ने उसे आश्वस्त किया। समझने के लिए आपको निजी मजाक जानना होगा। इस बिरादरी में दीक्षित होना संस्कृति की पराकाष्ठा है। अर्जुन ने विनम्रता से उस नाजुक महिला से अपना परिचय देते हुए कहा। अर्जुन रॉय शर्मा, मैं अमर हूं, लेकिन किसी को मत बताना। आप यह बात हर किसी से कहते हैं, अरुण ने प्यार से अपनी प्रेमिका को गले लगाते हुए कहा। क्योंकि किसी को याद नहीं। अर्जुन ने इधर उधर देखा और पाया कि रसोई का चूहा उसके पूरे परिवार को ले आया है। उसके 3 रिश्तेदार टीवी पर एक डॉक्यूमेंट्री देख रहे थे। एक बालकनी में सो रहा था और एक मीना शर्मा के कंधे पर पिकाचू की तरह उछल रहा था। हालांकि वे असाधारण रूप से साफ सुथरे दिख रहे थे, कीड़ों से ज्यादा लाड़ प्यार से पाले गए पालतू जानवर। मैं उन्हें नियंत्रित करती हूं, मीना शर्मा ने रसोई के चूहे को कानों के पीछे से सहलाते हुए अर्जुन से कहा। कुछ हद तक मैं उनसे मानसिक रूप से जुड़ जाती हूं, जिससे उनकी बुद्धि बढ़ती है। नीला या हरा? अर्जुन ने पूछा। ग्रीन, उसने जवाब दिया, जिसका मतलब था कि उसकी शक्ति सिर्फ कृंतक टेलीपैथी नहीं बल्कि जीव विज्ञान को प्रभावित करती है। मैं चिट्टर हूं। उसने सोचा होगा कि अर्जुन नाम पहचान लेगा, लेकिन वह नहीं पहचान पाया। आखिरकार शोर शराबे से तंग आकर या शायद उत्सुकतावश बालकनी वाली लड़की ने रसोई में जाकर लोगों से घुलने मिलने का फैसला किया। हालांकि रॉक डिजास्टर नाम ज्यादा बेहतर होता। अर्जुन को पहले कभी किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला था जिसके हाथों और कंधों पर इतने टैटू हों। उसकी दाहिनी आंख के नीचे एक पक्षी का चिन्ह भी था। हालांकि उसके दागदार चश्मे की वजह से उसे पहचानना मुश्किल था। उस महिला ने बाइकर लड़की की तरह कपड़े पहने थे, सफेद स्लीवलेस शर्ट, नीली पैंट,
काले बूट और गले में एक क्रॉस पेंडेंट। उसने अपने काले बालों को कंधों तक लंबे ड्रेडलॉक में बांध रखा था और मीना शर्मा के उलट वह साफ तौर पर काफी व्यायाम करती थी। कौन है वो जैन? उसने अर्जुन की तरफ देखते हुए साफ पूछा। कोई नया आवारा जो तुम्हें रास्ते में मिला? प्रिया, अरुण ने उसे डांटा। मुझे मर्डर होबो शब्द ज्यादा पसंद है। अर्जुन ने अपने अहंकार को ठेस पहुंचाते हुए कहा। मेरा कोई घर नहीं है, पर मुझे घर चुराने का शौक है। ओह, सच में? वो प्रभावित नहीं लग रही थी। उसने अपना सोडा कैन बदलकर सिगरेट ले ली। उसने अर्जुन समेत सबको एक एक कैन दिया, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। तुम तो बिल्कुल भी कातिल टाइप की नहीं लगती। मेरी पोशाक गैराज में है, अर्जुन ने भावशून्य स्वर में कहा। औरत ने नाक सिकोड़ी। उसने सरीन को इतनी तेजी से पीटा कि मैं देख ही नहीं पाया, अरुण ने कहा, जिससे अर्जुन गर्व से बेहोश हो गया। ज्यादा जोर मत दो प्रिया। आह, नई मांसपेशी, उसने सिगरेट से खेलते हुए कहा। समय आ गया है। रस्ट टाउन के पास तो मैं उन पागलों के बिना नहीं जा सकती जो मुझ पर घात लगाए बैठे हैं, और हमारे आधे आम लोग अब सोनाली को वहां बेचना नहीं चाहते। क्या हम किसी और रात बिजनेस पर बात कर सकते हैं? मीना शर्मा ने सबका ध्यान खींचने के लिए ताली बजाते हुए पूछा। चूहे किचन काउंटर पर एक कतार में जमा हो गए, मानो पनीर की डिलीवरी का इंतजार कर रहे हों। क्या तुम पिज्जा बनाते समय जुए की टेबल लगाने में मदद कर सकते हो? क्या तुम्हें पोकर पसंद है? अरुण ने पूछा। प्रवेश शुल्क 100 है। मुझे पोकर पसंद नहीं, पर जीतना पसंद है, अर्जुन ने मजाक में कहा, और जवाब में ज्यादातर लोग मुस्कुरा रहे थे। खैर, प्रिया को छोड़कर बाकी सभी, जिन्होंने इसे एक चुनौती की तरह लिया। क्या आप एक टीम हैं? क्या यह कोसा नोस्ट्रा का पुनर्मिलन है? हम सब मेड मैन एंड वुमेन हैं। हां, और हम साथ मिलकर काम करते हैं, अरुण ने कोसा नोस्ट्रा की टिप्पणी पर झिझकते हुए कहा। हम व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए इस फ्लैट को भी साझा करते हैं। चूंकि कुछ कमरे उपलब्ध हैं, इसलिए मैं आपको कुछ दिनों के लिए हमारे यहां रुकने के लिए आमंत्रित करना चाहता था, जब तक कि हमारा काम पूरा ना हो जाए। इसमें आपका कोई खर्चा नहीं आएगा और आपको यह किसी होटल से भी ज्यादा पसंद आएगा। जैन इस जगह का मालिक है और वह जरूरतमंद अजनबियों को आमंत्रित करने से खुद को नहीं रोक पाता, प्रिया ने कहा, उस आवारा की तरह। तुम मुझे यह बात कभी भूलने नहीं दोगी, है ना? अरुण ने आह भरी उसकी गर्लफ्रेंड खिलखिलाकर हंसी। बस 2 हफ्ते ही हुए थे उसे नौकरी मिलने में, अर्जुन ने जवाब दिया। मुझ पर जासूसी करने के प्रस्ताव की मैं सराहना करता हूं, लेकिन मैं अपनी गोपनीयता पसंद करता हूं। यह एक दोस्ताना प्रस्ताव है जिसमें कोई छिपी हुई शर्तें नहीं हैं, अरुण ने जोर देकर कहा, और कुरियर वाले को थोड़ा उलझन में डालते हुए उसकी बात सच्ची लग रही थी। अजीब आदमी। हालांकि मुझे लगता है कि हमारे बड़े परिवार में शामिल होने से आपको निजी और पेशेवर तौर पर बहुत कुछ हासिल होगा। मैं तो बस क्रिश को ढूंढ रहा हूं, अर्जुन ने बेरुखी से जवाब दिया। काले बाल, नीली आंखें, अंडरडाइवर? अंडरडाइवर? इस बार अरुण को नाम जाना पहचाना लगा। मैंने यह नाम कहीं सुना है, मीना शर्मा ने कहा। इस साल की शुरुआत में पावर प्लांट की घटना, वह वही था उसके, अर्जुन ने कहा, जिससे उसके मेजबानों को बहुत आश्चर्य हुआ। हां, मुझे याद है, अरुण ने सिर हिलाया। निजी सुरक्षा ने उसे पकड़ लिया था और वल्कन उसे भर्ती के लिए छुड़ाना चाहता था। हालांकि मुझे यकीन नहीं है कि हथियार विभाग ने ऐसा किया या नहीं। आप वल्कन के लिए काम नहीं करते? अर्जुन ने उलझन में पूछा। मीना शर्मा ने अर्जुन को बताया, हमारे कैपो का नाम मरकरी है। उनका विभाग सुरक्षा के साथ साथ जुआ और रसद का काम भी देखता है, जबकि वल्कन का समूह हथियारों के व्यापार को नियंत्रित करता है। हमारे बॉस कभी कभी सहयोग करते हैं, लेकिन आम तौर पर हर समूह अपना अपना काम करता है। अरे, ये तो किसी आपराधिक गिरोह से ज्यादा एक विकृत नौकरशाही लग रही थी। रुको, वल्कन ने मुझे खुद भर्ती करने के बजाय तुम्हारे पास क्यों भेजा? अरुण ने बताया। मैं सुमित के प्रमुख भर्तीकर्ताओं में से एक हूं। संभावित नए भर्तीकर्ताओं का मूल्यांकन करने के लिए कैपो मुझ पर भरोसा करते हैं। अगर आप कूड़ेदान में नहीं बल्कि यहां हैं, तो इसका मतलब है कि आप पास हो गए हैं। प्रिया ने अपनी सिगरेट खत्म करते हुए और एक नई सिगरेट शुरू करते हुए कहा।
मैं तुम्हें कल वल्कन से मिलवा दूंगा, भले ही तुम आना न चाहो। अरुण ने अर्जुन से वादा किया। इससे तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। तब तक तुम हमारे साथ रह सकते हो।